व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने मेरे लिए लड़की देखी, इसको पसंद करके रिश्ता भी तय कर दिया? जिया प्लीज़ यार, मेरा कोई इरादा नहीं है शादी जैसे झंझट में दोबारा पड़ने का। इस खबर को सुनाकर वो बहराम को अच्छा खासा मूड ख़राब कर चुकी थी, लेकिन बहराम भी अच्छी तरह जानता था उसकी बहन जो अपने दिल में ठान कर बैठ जाए वो करके ही दम लेती थी। फजूल की बातें मत करो बहराम, अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की शादी करके देख ली ना तुमने, अब तुम वही करोगे जैसा मैं चाहूँगी। मैं वापस कनाडा जाने से पहले तुम्हारी तरफ से मुतमईन होकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। बहरहाल हमेशा से उसकी हर बात मानता आया था और वापस आने से पहले वो चाहती थी कि अपने छोटे भाई का घर बसाकर यहाँ से जाए, वरना तो वो सालों तक इस फेज़ से बाहर नहीं निकल पाता कि उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया था। अभी तुम अपने से 3 साल बड़े होने का रोब जला रही हो मुझ पर। मेरी शादी के वक़्त तो अपनी मजबूरी का रोना रोकर आ भी ना सकी थी। बहराम इस पर चोट करता हुआ बोला, जिस पे जिया ने उसके बाजू पर बैठ रखा हुआ कुशन मारा। मेरे सामने ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इस वक्त मेरे हालात का अच्छी तरह मालूम था। मुबश्शिर का कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर से मुबश्शिर की मदर की देखभाल भी मैं ही करती थी और दोनों बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। ये मेरी वो मजबूरियाँ थीं जिसकी वजह से मैं बेबस हो चुकी थी और तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर पाकिस्तान ना आ सकी थी। इसलिए अब ज़्यादा फजूल की तानेबाजी से ग्रेज करो, नहीं तो फिर मैं भी शिकवे पर उतर आऊँगी। कौन सा तुमने अपनी शादी की तस्वीरें मुझे भिजवाई है, उस एंजिल से अपनी बड़ी बहन का तारुफ करवाया, कभी चेहरा तक नहीं दिखाया तुमने अपनी पहली बीवी का मुझे। जिया ना चाहते हुए बहराम की बात पे शिकवा कर गई थी। फेसबुक पर वो जितना एक्टिव रहती थी बहराम इतना ही कम यूज़ करता था। पर्सनली तस्वीरें बनाना जिसे ज़्यादा पसंद नहीं था और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जितनी बार भी जिया ने एंजिल को देखने की फरमाइश की तो बहराम ने पहले उसके पाकिस्तान आने की शर्त रखी थी। उसका चेहरा देखकर क्या करती, उसने तो मुझे ही किसी के सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बोलते हुए बहराम के लहजे में तलखी घुल गई, जिसे देखकर जिया अफसोस करने लगी। वो यखनी का बॉल उठाती हुई बोली, भूल जाओ बहराम उस बेकार सी लड़की को, चलो हम दोनों हरम के बारे में बात करते हैं। मालूम है हरम बहुत प्यारी लड़की है, फरहाना आंटी ने मुझे बहुत सारी लड़कियां दिखाई, मगर मुझे तुम्हारे लिए हर लिहाज से हरम ही परफेक्ट लगी। देखने में इतनी मासूम, इतनी क्यूट, प्यारी सी है, क्या बताऊँ। प्राइवेट बीएससी किया हुआ है इसने, स्कूल में टीचिंग करती है, उम्र 20 साल है, तुमसे 8-9 साल छोटी होगी। फैमिली में भी कोई ख़ास बड़ी नहीं है, पेरेंट्स के डेथ के बाद अब अपने चचा चाची के साथ रहती है। सीधे साधे और बहुत सिंपल से लोग हैं। मैंने तो साफ बोल दिया, हमें कोई लंबा चौड़ा जहेज़ तो चाहिए नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे भाई के पास, बस आपसे आपकी भतीजी चाहते हैं। और मैंने इन्हें ये भी बोल दिया कि निकाह की तकरीब में हम लोग भी सादगी से चाहते हैं। जब तुम कल हरम से मिलोगे तो गारंटी से कहती हूँ तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। जिया उसे हरम के बारे में बताने के साथ यखनी पिलाई जा रही थी। वो जिया की बातों के साथ यखनी के घूंट अपने अंदर तलखी से उतार रहा था। एकदम से बहराम आया, जिया की आखिरी बात पर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, मासूम चेहरे अक्सर धोखा देते हैं, ये तजुर्बा हो चुका है मुझे। अगर वो खूबसूरत है और मासूम है या क्यूट है, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं कल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। जो मामला तय करने वो तुम अकेले तय करो, जो करना है वो तुम अकेली करो, मगर प्लीज़ मुझे मत घिस दो बीच में, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ जितना भी तुम्हें इनकार करो कर लो, तुम मेरी शादी करवा के यहाँ से जाओगी। बहराम बेजार से लहजे में जिया ऐसे बोला तो वो खामोश हो गई। सबिया आप ही बता रही थी आपने कहीं और हरम का रिश्ता तय कर दिया है, मगर घर आई मोहल्ले की खातून नुज़त चच्ची से पूछने लगी। दूसरे कमरे में बैठी हरम को इन दोनों की साफ आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर पहले एक लड़की उसके हाथ पे मेहंदी लगा कर गई थी। हाँ भाई, कहीं और रिश्ता भी कर दिया, कल तो माशाल्लाह से उसकी बारात भी है। खैर से निकी की तरह वो भी अपने घर की हो जाएगी खुदा के हुक्म से। भाई जो कुछ भी कहता रहे, मैंने तो हरम को निकी से अलग नहीं समझा। जैसे ही उसने बोला मुझे अपने खालाजाद से शादी नहीं करनी, वही मैंने खामोशी से हरम की बजाय अपनी निकी को ब्याह दिया। न कि निकी का तो तुम्हें पता है, अल्लाह मियाँ की गाय। महीने भर में ही सबिया के पूरे घर को उसने ऐसे संभाल लिया कि सबिया तो गुन गाते नहीं दिखती मेरी निकी की। नुसरत चची और भी कुछ निकी की तारीफ़ों में पल बांध रही थी और इधर हरम तल्ख़ी से मुस्कुराने लगी। उसे अपने हाथों में लगी मेहंदी काफ़ी बेजार कर रही थी, जो उसके होने वाली नंद के कहने पे से लगाई गई थी। ऐसे ही सुनने में आया कि हरम का होने वाला शौहर पुलिस वाला, पहले से शादीशुदा भी। मोहल्ले की खातून की आवाज़ पे हरम की आंखें नम होने लगी। हाय हाय बहन, कहाँ से सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? क्या शादीशुदा आदमी को पकड़ा दूंगी मैं जवान कुंवारी जैसी फूल नाज़िक को? लोग भी दूसरों की खुशी से जलकर न जाने क्या क्या उफल बकते रहते हैं। पहली बीवी मर चुकी है इस बेचारे की, कोई भरे पलंग पर थोड़ी ना भेज रही हूँ मैं हरम को। और पुलिस वाले की नौकरी कर रहा है तो बहुत अच्छा ओहदा है उसका, किसी टिच्चे या घट्टू को पहले नहीं बांध रही हूँ मैं हरम को। नुज़रत चची की तपती हुई आवाज़ हरम को सुनाई दी। निकी की असद से शादी के फ़ौरन बाद ही न जाने कहाँ से उसका रिश्ता आ गया। उसके होने वाली नंद पहली नज़र में उसको अपने भाई के लिए पसंद करके चली गई थी, बल्कि वो जल्द से जल्द वापस अपने शौहर के पास जाने से पहले उसकी शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी। जिया ने उन लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया।
पाया था। लड़का 29 साल का था, अच्छी आमदनी, ज़ाती घर, अच्छे ओहदे पर फाइज, लेकिन हादसी तौर पर इसकी बीवी मर चुकी थी। जिया ने जहेज के नाम पर एक सिक्का भी लेने से मना कर दिया था। उसे सिर्फ अपने भाई के लिए हरम चाहिए थी, जो उसके भाई को संभाल सके, उसके भाई की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सके। अलबत्ता जिया के भाई ने उसे इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो हरम को एक नज़र भी देख लेता या कोई देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता। जिया ने ही हफ्ते भर में पहले अपने मोबाइल पर से बहराम की तस्वीर दिखाई थी, जिसे एक नज़र देखने के बाद उसने जल्दी से मोबाइल वापस जिया को दिया था। तस्वीर में वो शक्ल से कोई मकबूल सा इंसान लग रहा था, मगर कद काट, नए नक्श और शक्ल सूरत में वो असल से कहीं ज़्यादा अच्छा था। वैसे नुज़रत आपा, उड़ते उड़ते मैंने ये भी खबर सुनी कि वो पुलिस वाला काफ़ा ग़जीला किस्म का मर्द है, और तो और इसने अपनी बीवी को मार डाला था। मोहल्ले की खातून की कमरे में आती आवाज़ पे हरम के चेहरे का रंग फ़क हो गया था। वो शादीशुदा था, उसकी पहली बीवी मर चुकी थी। इस बात को तो हरम को मालूम था, मगर उसने पहली बीवी को खुद मार डाला। ये सुनकर हरम का दिल पूरी तरह खौफ से लरज़ने लगा। अरे बहन, ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो तुम? आखिर कौन से लोग हैं जो ये सब बकवास तुमसे करके गए, और तुम यहाँ आकर हमारा दिमाग ख़राब कर रही हो? कल बच्ची की शादी है और तुम हो के कब से उल्टी सीधी बातें ही हांगे जा रही हो। कोई काम की बात करनी है तो बैठो यहाँ पर, नहीं तो निकलो। शादी का घर है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। नुज़रत चची की आवाज़ के कान में पड़ रही थी और वहशत भरी नज़रों से मेहंदी से सजे अपने हाथ देखने लगी। पूरा वजह उसका ज़ल्ज़लों की ज़द में आ चुका था। एक ऐसा शख्स जो अपनी पहली बीवी का कत्ल कर चुका था, ऐसी जगह पर इसको बहाया जा रहा था। ये सोचते हरम की आंखें भीगने लगीं। हरम, ए हरम, क्या हो गया बेटा, रो क्यों रही हो? उस मन्नू साजिदा की बातों पे यकीन नहीं दो, एक नंबर की हराफा औरत है वो तो, यहाँ वहाँ की गुस्सन गुन लेने वाली और अपनी पेट से बातें बनाने वाली। तुम्हारी नंद तो मना करके गई थी कि जहेज के नाम पे कुछ नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी चचा के कहने पे मैं तुम्हारे 7 से 8 जोड़े, 3 बेडशीटें और एक डिनर सेट लेकर आई हूँ। मुँह दिखाई में बहराम के लिए महंगी सी घड़ी भी खरीदी है, और सलामी के लिए भी अच्छे पैसे लिफाफे में डालकर हिफाजत से रख दी हैं। अरे कोई बेमोल थोड़ी है हमारी बेटी जो तुम्हें तुम्हारे चचा और मैं खाली हाथ ब्याह देंगे। अरे मेरी निक्की से ज़्यादा खुशकिस्मत हो तुम, हमने तुम्हें निक्की से ज़्यादा अच्छे खाते पीते घरानों लोगों में ब्याया है, लेकिन ये भी किस्मत किस्मत की बात होती है। तुम इन जोड़े जमार लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। निक्की आने वाली, थोड़ी देर में इसके साथ मिलकर जो पैकिंग करना है वो कर लेना। अभी तो तुम्हारी मेहंदी लगी है, आज रात का खाना रोटियां मैं ही बना देती हूँ, तुम बस आराम करो। नुज़रत चची बोलती हुई हरम की शिकवा भरी नज़रों को नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गईं। निक्की के मुकाबले में उसको अच्छे खाते पीते लोगों की में ब्याह कर उसकी चच्ची इस पर एहसान जता रही थी। क्या वो अपनी निक्की की शादी एक शादीशुदा मर्द से कर देती जो कि अपनी बीवी को भी मार चुका था? हरम सोचती दोबारा रोने लगी। एएसपी बहराम अब्बासी का वो कैसे मिजाज है अब तुम्हारे? वो पुलिस स्टेशन में बैठा टेबल पर रखी फाइल देखने में मसरूफ़ था, जब याकूब नियाज़ी उसके कमरे में आता हुआ दिखाया बोला। बहराम याकूब नियाज़ी की आमदों को गुस्से में से ज़ब्त करता हुआ देखने लगा। अपने आने का मकसद बताओ। बहराम ने फाइल बंद करते हुए याकूब नियाज़ी से कहा, तो याकूब नियाज़ी बिना उससे इजाज़त मांगे कुर्सी पे बैठ गया। खुश हो रही है तुम्हें जिंदा देखकर? यकीन जानो, जब न्यूज़पेपर में तुम्हारी तशवीशनाक हालत के बारे में पढ़ा तो अंदाज़ा नहीं था कि तुम बच भी सकोगे। मौत को शिकस्त देकर वापस आए हो, किस्मत वाले हो, मगर किस्मत भी बार बार साथ नहीं देती, तुम भी अच्छी तरह जानते हो ये बात। याकूब नियाज़ी मुस्कुराता हुआ बहराम से बोलने लगा तो उसकी बात पर बहराम की तेवरी पर बल चढ़ गए। वो दाएं जाने खड़े कांस्टेबल को मुखातिब करता हुआ बोला, अगली बार अगर इसने कोई धमकी दी तो इसे लॉकअप में डाल देना, पुलिस वाले को धमकाने के जुर्म में। बहराम कांस्टेबल से बोलता दोबारा याकूब नियाज़ी से मुखातिब हुआ, आने का मकसद बताओ। वो दोबारा याकूब नियाज़ी से एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, सुना है कल दूसरी शादी है तुम्हारी, सोचा एडवांस में मुबारकबाद देने के साथ साथ तुम्हारी पहली मरहुमा बीवी की ताज़ियत भी कर लूँ। अच्छी औरत है बेचारी, मरने से पहले भी दिल खुश करके दुनिया से गई। याकूब नियाज़ी ने अपनी घटिया गुफ्तगू से उसका खून जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके नतीजे में बहरान अपनी कुर्सी छोड़कर उठा और याकूब नियाज़ी को भी गिरबान से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। शदीद गुस्से की वजह से इसकी रगें तन गई थी और आंखों के डोरे गुस्से से सुर्ख हो गए थे। ना ना ना, देखो ये तुम तीसरी बार गलती कर चुके हो मेरे गिरबान पर हाथ डाल के। पहली और दूसरी गलती मालूम है तुम्हारी क्या थी? पहली गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने मेरे छोटे भाई बॉबी को गिरफ्तार किया, और दूसरी गलती तुमसे हुई कि तुमने बॉबी की मौत की झूठी इतला मुझे दी। याकूब नियाज़ी बहराम के हाथ अपने गिरबान से हटाता हुआ बोला। बहराम खामोश खड़ा जब इसे अपने जबड़े भींचे हुआ था। याकूब नियाज़ी दोबारा बोला, मैं जानता हूँ मेरा भाई जिंदा है और तुम्हारी कैद में, उसकी सज़ा से पहले अगर तुमने मुझे मेरा भाई मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी दूसरी बीवी बहुत जल्द मेरे बिस्तर की ज़ीनत बन जाएगी। याकूब नियाज़ी के बोलने की देर
थी। बहराम ने गुस्से की शिद्दत से पागल होते हुए ज़ोरदार मुक्का याकूब नियाज़ी के मुँह पे रसीद किया। यू बास्टर्ड! बहराम ने याकूब नियाज़ी पर चीखते हुए शदीद तेज के आलम में टेबल पर रखा रिवाल्वर उठाकर याकूब नियाज़ी की तरफ रुख किया, मगर इससे पहले इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने आगे बढ़कर बहराम को काबू कर लिया। चौथी और संगीन गलती। याकूब नियाज़ी नाक से निकला हुआ खून रुमाल से साफ करता हुआ बहराम को देखकर बोला और वहाँ से चला गया। ये क्या हरकत की तुमने बहराम? ये कौन कोई तरीका है? निकाह के फ़ौरन बाद तुम मज़े से वापस अपने अपार्टमेंट में चले गए। कहती हूँ फ़ौरन हरम के घर पहुँचे, वहाँ यहाँ दुल्हन बैठी है, तुम्हारे मुंतज़िर है, तुम यहाँ आ गए, तभी वो रुखसत होकर मेरे और तुम्हारे फ्लैट में आएगी। अपार्टमेंट में पहुँचते ही आधे घंटे बाद बहराम के मोबाइल पे जिया की कॉल आई। जिया उसकी हरकत पे काफ़ी गुस्से में लग रही थी। यार प्लीज़ जिया, अब बस कर दो, मैं तुम्हारी ज़िद करने पे शादी कर चुका हूँ। अगर वो लड़की मेरे इंतज़ार में रुखसती के लिए बैठी है तो इसे कह दो आज मेरा रुखसती करवाने का कोई इरादा नहीं है। अगर इसे आना है तो वो खुद आ जाए, या फिर जब मेरे पास टाइम होगा या मूड बनेगा तो मैं इसे लेने आ जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मेरी इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगा दी गई है, वही जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद इसने ज़ेतन किया, कमीज़ शलवार तब्दील करके यूनिफ़ॉर्म पहन लिया, मगर ये ड्यूटी इसकी लगी नहीं थी। आज रात नाइट ड्यूटी के लिए उसने खुद अपना नाम दिया था। ना जाने वो किससे फ़रार चाह रहा था। 1 माह पहले जब वो अस्पताल से घर आया तब उसने अपने कमरे में मौजूद एंजिल का सारा सामान लॉन्च में फेंककर उस सारे सामान को आग लगा दी थी। उसके इतने शदीद गुस्से पे जिया भी डर गई थी। मगर कल जब हरम के कपड़े और दीगर सामान बहराम के कमरे में सेट किए जाते तब वो गुस्से में खामोशी से सब देख रहा था। तुम एक नंबर के कमीने और ज़लील इंसान हो, तो मैं तुम्हें घर आकर पूछती हूँ। जिया ने गुस्से में बोलते फ़ोन रख दिया तो बहराम भी उसके गुस्से की परवाह किए बगैर फ्लैट से बाहर निकल गया। जिस कमरे में उसे बिठाया गया वो काफ़ी कशादा और खूबसूरत कमरा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर इस कमरे की मालिक का आला ज़ौक़ होने का मुँह बोलता सबूत था। कमरे किसी भी किस्म की सजावट से पाक था, यानी कमरे को नई दुल्हन की आमद के लिए नहीं सजाया गया था। नई दुल्हन, हरम ये लफ्ज़ उड़ाती तल्ख़ी से मुस्कुराई। वो नई दुल्हन ज़रूर थी, मगर पहली हरगिज़ नहीं, और वो मर्द दूसरी या तीसरी बीवी लाने में कहाँ इस किस्म की फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है। और इसके शौहर ने उस समेत उसके घरवालों को भी ये जता दिया था कि वो रत्ती भर इस शादी में या अपनी दूसरी बीवी में दिलचस्पी नहीं रखता। जब ही निकाह के बाद उसने रुखसती के लिए अपना घर आना ज़रूरी नहीं समझा। नुसरत चची ने जिया के सामने इस बात को लेकर काफ़ी इतराज़ किया था, लेकिन वो बेचारी हरम समेत सबसे मदद करके अपने भाई की मजबूरी बयान कर रही थी। वो जो नाइट ड्यूटी की शक्ल में उस पर अचानक लगा दी गई थी। उसे बहराम के कमरे में बिठाने के बाद जिया उसको चेंज करके आराम करने का बोल चुकी थी, क्योंकि बहराम को सुबह से वापस लौटना था। मगर हरम अभी भी कश्मकश में बैठी हुई थी। वाकई से चेंज कर लेना चाहिए था, या फिर अपने शौहर का यूं ही दुल्हन बने बैठकर इंतज़ार करना चाहिए था। आज उसके रूप को सबकी सराह रहे थे। उसके कानों ने हर किसी के मुँह से अपने लिए तारीफ़ी जुमले सुने थे, मगर वो इंसान जिसके लिए आज के दिन इसको सजाया गया था वो शख्स इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। ये बात वो शख्स अपने रवैये से ज़ाहिर कर चुका था। ना चाहते हुए हरम का दिन उदास होने लगा। इसके बावजूद न जाने क्यों हरम कपड़े तब्दील किए बगैर यूं ही सजी सवरी बहराम का इंतज़ार करने लगी। ये कोई तबाह वक्त है तुम्हारा घर लौट कर आने का। सुबह के 6 बज रहे थे जब उसने अपने फ्लैट में कदम रखा। तवक्के के बरखला जिया उसका लाउंज में छोले पे बैठी मिली। लाजमी वो बहराम की आमद का इंतज़ार कर रही थी। सैर तफरी करने के लिए नहीं निकला था, बल्कि ड्यूटी करके वापस आ रहा हूँ। बहराम पुलिस की कैप उतारकर टेबल पर रखता और थके हुए अंदाज में जिया से बोला, जो अभी भी शक्ल से काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। तुम जानते हो बहराम, आज की तुम्हारी इस हरकत ने मुझे तुम्हारी बीवी या तुम्हारे ससुराल वालों के सामने किस तरह शर्मिंदा किया है। तुम्हें कुछ एहसास है इस बात का? तुम किसी दूसरे की इज़्ज़त का एहसास नहीं करते, मगर अपनी बहन की इज़्ज़त का एहसास कर लेते। कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी मुझे वहाँ सबको जवाब देते हुए। एक तो तुम अपनी ड्यूटी की वजह से रुखसती के लिए वहाँ नहीं पहुँच पाए। हरम उसके घरवाले न जाने क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। जिया झूले से उठकर बहराम के सामने आती हुई उसे शर्मिंदा करने की गर्ज से बोली, और शर्मिंदा होना इसमें गुट्टी में शामिल ही नहीं था। तभी वो रिलैक्स मूड में जिया से बोला, तुमको ज़्यादा इमोशनल हो रही है जिया, ड्यूटी थी तभी नहीं आ सका, कोई बहाना तो नहीं गढ़ा मैंने खुद से, और तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है? वो बीवी है मेरी, ससुराल है मेरा, मैं जैसे चाहूँगा लोगों को डील करूँगा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए अब तुम रिलैक्स हो जाओ। जिया बहराम जिया से बोलता हुआ जाने लगा, मगर जिया ने उसके सामने से हटने की बजाय बहराम के सीने पर अपनी 2 उंगलियां रखे से वहाँ से जाने से रोका। जानती हो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा ससुराल मेरा मसला नहीं है, मगर तुम जानते हो कि तुम्हारा मसला क्या है बहराम? जिया के बोलने पर बहराम ने बेजार होकर नज़रों का जाविया इसके चेहरे से हटाकर दूसरी सिम किया। यार थका हुआ हूँ मैं इस वक्त, जिया प्लीज़ अपना ये लेक्चर शाम को पूरा कर
लेना। दूसरी से मुँह फेर कर ज़िद्दारी से बोले गए जुमले पर जिया ने जबरों से उसका मुँह पकड़कर उसके चेहरे का रुख अपने सामने किया। तुम इसे एंजल के कारनामों की सज़ा हराम को देने का कोई हक नहीं रखते हो बहराम। अगर तुम्हारी पहली बीवी के चाल चलन ठीक नहीं थे तो इसमें इस मासूम लड़की का कोई कसूर नहीं जो इस वक्त तुम्हारी बीवी निकाह में आ चुकी है। मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे घर बसाने के लिए की थी, ना कि किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। बेशक तुम मेरे लेक्चर से बोर हो रहे होंगे मगर मेरी बात गौर से सुनो, तुम अपने रवैये से हराम को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे। जिया उसका हाथ पकड़कर एक-एक लफ्ज़ बहराम को बावर करवाती हुई बोलती रही, मगर वो ढीठ बना यूँ ही शो कर रहा था कि जैसे बहुत मजबूरी में आने वाली जमाई को रोके वो अपनी बहन की बात सुन रहा हो। आप इजाज़त दो तो अपने कमरे में चला जाऊँ। जिया की बात मुकम्मल होने पर बहराम ने उसका हाथ अपने मुँह से हटाता हुआ उसके कमरे में जाने का इजाज़त मांगने लगा तो जिया बहराम को घूर कर रह गई, जिस पर बहराम मुस्कुराकर मगर अगले लम्हे अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करता हुआ जिया से बोला, इस वक्त जो मेरे निके में मेरे कमरे में मौजूद है, मुझे नहीं मालूम वो लड़की कितनी मासूम है, लेकिन उसका मासूम होना बहुत ज़रूरी है जिया। यकीन जानो अगर इस लड़की की भी चाल चलन मेरी पहली बीवी जैसी हुए या मुझे इसके बारे में आगे जाके कोई भी उल्टी सीधी बात मालूम तो मैं इसको शूट करने में देर नहीं लगाऊंगा। बहराम सफाक अंदाज में बोलता हुआ अपने कमरे में जाने लगा, सुनो वो जो मैंने तुमसे मुंह दिखाए में देने के लिए डायमंड रिंग का बोला था, खरीद ली थी ना तुमने? जिया की बात सुनकर वो पलट खार भरी नज़रों से देखता हुआ बोला, नहीं, तुम बोलती हो तो मैं ये डायमंड गाड़ी और बैंक बैलेंस भी मुँह दिखाई में इसी के नाम कर देता हूँ। बहरहाल जिया पर गहरा तंज करता हुआ वहाँ से अपने कमरे में चला गया, जबकि जिया अफसोस से नफ़ी में सर हिलाती हुई घड़ी में टाइम देखकर मुबश्शिर को कॉल मिलाने लगी। अपने कमरे में आने के बाद के साथ बहराम के कदम वहीं जम गए। इसके बेड पे दुल्हन के लिबास में मौजूद लड़की जिस वक्त घूंघट की आड़ में अपना चेहरा छिपाए बैठी थी। बहराम इस पर सरसरी निगाह डालता हुआ वार्डरोब से अपना लिबास निकालने लगा। अगर उस वक्त जागी होगी, इसकी आमद का इंतजार कर रही थी तो लाउंज में चंद सेकंड पहले हुई जिया से इसकी गुफ्तगू भी सुन चुकी होगी। अच्छा ही था इस लड़की को इसके ख़यालात का अंदाज़ा भी हो चुका था। बहराम शर्ट के बटन खुलता घूंघट से चेहरा छिपाए इस लड़की को देखने लगा। फिलहाल वो थका हुआ था, उसे हरम का चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूनिफॉर्म हैंग करके टी शर्ट पहनता हुआ अपना ट्राउज़र लिए वॉशरूम चला गया। बहराम के इतने खुश रवैये पर हरम के दिल को चोट पहुंची, जो बातें कमरे में आने से पहले वो अपनी बहन से कर रहा था। इससे हरम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि शादी उसने अपनी बहन के कहने पर की है। बहराम को शूट करने वाली बात पर वहीं खौफ से सन्नाटे में आ गई थी और वो शख्स दिखने में ही मकरूर नहीं हकीकतन मकरूर था और सदक़े की किस्म का भी मर्द था। अगर वो असद के बारे में जान जाता, ये सोच कर हरम को टेंशन में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। सोचों का सिलसिला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पे टूटा। बहराम वॉशरूम से बाहर आ चुका था। हरम को यूं घूंघट निकाल कर बैठना फजूल ही लगा। इससे पहले वो अपने चेहरे से घूंघट निकल सरकाती एकदम कोई चीज़ बेड पर आकर गिरी। हरम ने गौर से देखा तो वो वेलवेट का छोटा सा डिब्बा था। ये मुँह दिखाई है तुम्हारी। साथ ही कमरे में भारी आवाज़ गूंजी। इसका शौहर जिसने अभी तक उसका चेहरा देखने की ज़हमत नहीं की थी, मगर फॉर्मेलिटी की निभाने की गर्ज से उसका चेहरा देखे बगैर ही से मुँह दिखाई फेंक कर भीख देने के अंदाज से दे चुका था, यानी कि उसका चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। गोया एक बार फिर उसने अपने अंदाज से ये बात जताई थी। एहसास तौहीन से हरम का दिल चाह वो इस कमरे से उठकर चली जाए। क्या सोच कर अब तक यूँ बैठी हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे चेहरे से घूंघट हटा के तुम्हारे चेहरे का दीदार करूँगा? मासूम सोच बहराम गोल का खुद हंसा, फिर दोबारा बोला, जिया ने मुझे बताया था तुम बहुत हसीन हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, खूबसूरती मेरी कमज़ोरी हरगिज़ नहीं। अगर तुम ये सोच कर बैठी कि मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर अपना गुलाम बना सकती हो तो ये सोच गलत है तुम्हारी। मैं उन मर्दों जैसा हरगिज़ नहीं जो बीवी के आ जाने के बाद उनके थल्ले लग जाता हूँ। शादी का फैसला मेरा नहीं मेरी बहन का था, लेकिन इस बात को लेकर तुम अपना दिल हरगिज़ बुरा मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे हुकूक के साथ बीवी का असल हक भी ज़रूर दूंगा। जब भी तुम्हारा दिल चाहे या जब तुम्हारा मूड हो तुम मुझे खुद से भी बोल सकती हो, लेकिन कभी भी अपना दिल बनाने के लिए किसी गैर मर्द के पास मत जाना। अल्फाज से के तज़ाब के छींटे हरम को अपना चेहरा सुजसता हुआ महसूस हुआ। तड़प कर उसने चेहरे से घूंघट हटाया। बहराम जो उसके दिल को ठेस पहुँचाने के बाद अब सोने का इरादा रखता था, गैर अतवारी तौर पर घूंघट आने पर उसकी नज़र हरम के चेहरे पर पड़ी। लम्हा भर के लिए वो बुरी तरह सन्नाटे में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दोबारा मेरे सामने आने की? शदीद गुस्से के आलम में वो चीखता हुआ हरम की तरफ बढ़ा। हरम जो पहले ही उसकी बातों से अपनी दिल छीनने के बैठी थी, बहराम को इतनी शदीद गुस्से की कैफियत में हाथ करीब आता देखकर वो डर गई। इससे पहले वो कुछ बोलती, बहराम ने उसकी गर्दन को अपने मजबूत हाथे के शंकजे में झड़का। उस दिन तुम मेरी गोली से बच गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी सांस तुम पर हराम कर दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। पूरी ताकत से वो हरम की गर्दन दबाता हुआ शदीद गुस्से में शदीद पागल होने को था। इस बेरहम की गिरफ्त में अपनी गर्दन छुड़ाते हुए पूरी तरह तड़पने लगी। बहराम ये क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो इसको। जिया कमरे का दरवाज़ा खोलकर
طرح اندر بھاگتی ہوئی آئی، بہرام سے حرم کو چھڑوانے لگی۔ اس لڑکی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، غیر آدمی سے تعلقات رکھے، اس نے مجھ پر گولی چلائی جیا، آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا جیا کو پیچھے دھکیل گیا، ایک بار پھر خوف سے تھر تھر کانپتی حرم پر بری طرح جھپٹا، مگر جیا فوراً بہرام کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑتی بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو بہرام، ہوش میں آؤ، یہ اینجل نہیں حرم ہے۔ جیا بھی بہرام کو غصے میں دیکھ کر اس کی طرف چیختی ہوئی بولی۔ حرم ششتی سے بیٹھ سے اٹھ کر خوف کے مارے بہرام کے رد عمل پر رونے لگی۔ جھوٹ بولا اس نے تمہیں بھی، یہ حرم نہیں علینا ہے اس کا اصلی نام، یہ حرم ہو ہی نہیں سکتی، یہ اینجل ہے جیا، میں پہلے ہی جان گیا تھا، یہ عورت اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی، ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا مجھے پہلے ہی شک میں مبتلا کر گیا تھا، یہ لڑکی زندہ ہے جسے تم میری دوسری بیوی بنا کر لائی ہو، یہ لڑکی 1 ماہ پہلے سے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہرام غصے کی کیفیت میں تیز آواز میں بولتا ہوا جیا کو اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ جیا بہرام کی بات سن کر کنفیوز ہو کر بہرام کو دیکھنے کے بعد روتی ہوئی بہرام کو دیکھنے لگی۔ میں کسی علینا یا اینجل کو نہیں جانتی، میں حرم ہوں، مجھے نہیں معلوم کیا بول رہے ہیں، مگر میں سچ بول رہی ہوں، آپ میرے چچا چاچی سے پوچھ لیں، میں ان کے ساتھ شادی سے پہلے کیسے رہ سکتی ہوں، میں تو آج ان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ حرم روتی ہوئی بولی۔ بہرام ایک بار پھر غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جیا نے بہرام کو ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا، وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھتے ہیں۔ بہرام نے آدھے گھنٹے کے اندر حرم سے متعلق ساری انفارمیشن نکالی جو اس کے لیے سارا مشکل کام ہرگز نہ تھا۔ حرم نے اپنے متعلق جو کچھ بھی اسے بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن بہرام ابھی تک شک و شبہات میں مبتلا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی اینجل کی شکل سے اپنی مماثلیت رکھتی تھی؟ وجہ سی چش و پنج میں مبتلا بی بی حرم کو کسی جرم کی طرح گھورے جا رہا تھا۔ حرم کا یہ حالت وہ بہرام کے اس طرح دیکھنے پہ صوفے پہ خوفزدہ سی ڈری سمی بیٹھی تھی۔ بس کرو بہرام، سے یوں دیکھنا، حرم کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر۔ جیا کافی دیر سے سر پکڑے صوفے پہ بیٹھی حرم کی حالت پہ ترس کھاتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ بیچاری کل شام سے دلہن کے لباس میں موجود تھی، اس وقت صبح کے 8 بج چکے ہیں۔ جیا کی بات سن کر حرم کنفیوز ہوتی اس سے پوچھنے لگی، کون سے کمرے میں جانا ہے؟ سامنے صوفے پہ بیٹھا شخص اسے جس طرح گھورا تھا، حرم کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے کمرے میں جائے۔ بہرام کے کمرے میں بھائی، اور کون سے کمرے میں جاؤ گی؟ کوئی بہرام کا یا تمہارا الگ کمرہ تھوڑی ہے جو جاؤ شابت جا کر یہ چوڑی اتارو، کپڑے چینج کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو۔ جیا نے حرم کو بولتے بہرام کو بھی جتایا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا حرم کو مشکوک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ جیا کے بولنے پر حرم بہرام کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اٹھ کر اسی کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اگر حرم کی شکل تمہاری بیوی سے ملتی ہے تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، میں خود اس بات کو لے کر شاکڈ ہو چکی ہوں بہرام، لیکن اس حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، اینجل اور حرم بے شک شکل میں دونوں ایک جیسی ہیں، مگر وہ الگ الگ لڑکیاں ہیں۔ جیا کی باتوں خاموشی سے جیا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جیا اٹھ کر بہرام کے برابر میں بیٹھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، آئی نو اس وقت تم ایسا کیا محسوس کر رہے ہو، لیکن بہرام پلیز، حرم کا چہرہ اس لڑکی سے ملتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا، اس میں حرم کا کوئی قصور نہیں، اس معصوم کو اس بات کا سزا دینا پلیز، شی از انسنٹ۔ جیا نرمی سے بہرام کو سمجھانے لگی، ریسٹ کرو، تم بھی کافی تھک چکی ہو۔ بہرام جیا کا اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ تھپتھپاتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر غائب دماغی سے چولی اتار رہی تھی۔ اس کی شکل بہرام کی پہلی بیوی سے مصالحت رکھتی تھی، یہ اسے کس گناہ کی سزا تھی؟ وہ اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگی، یاد کرنے پر بھی اسے اپنا اتنا بڑا گناہ یاد نہیں آیا جس کے لیے اسے یہ سزا دی گئی تھی۔ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی ہم شکل تھی، وہ بیوی جس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جان لے چکا تھا۔ وہ ساری جویلری اتارتی ہوئی ایک ایک چیز پہ ٹیبل پہ رکھتی جا رہی تھی جب دوبارہ بہرام ایک بار پھر دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس کو دروازہ لاک کرتا دیکھا حرم نے خوف کے مارے جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ حرم کی حالت دیکھتا ہوا کارنر ٹیبل کے پاس آیا اور اس کی دراز میں سے کوئی چیز نکالنے لگا۔ حرم کو اسے دیکھا ایک بار پھر خوف آنے لگا کیونکہ بہرام کے ہاتھ میں منی سائز کی چھوٹی سی پسٹل تھی، جسے دیکھا حرم کی آنکھیں ایک بار پھر خوف پھیل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے قدم اڑاتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں حرم ہوں، میں کسی اینجل کو نہیں جانتی، آپ میرا یقین کریں پلیز۔ حرم کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتی ہوئی دوبارہ بہرام کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ پستول کا رخ اس کی جانب تھا جسے دیکھ کر وہ پیچھے قدم اٹھاتی دیوار سے چپک گئی۔ بہرام اس کے بے حد نزدیک آ کر ٹھہر گیا، حرم کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل حرم کی پیشانی پر رکھا تو حرم نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ میں پولیس والا ہوں، شک کرنا میری عادت ہے، جلدی کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی مجرم کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں۔ بہرام بولتا ہوا پسٹل کی ناک اس کے چہرے پہ رکھتا پھرتا ہوا تھوڑی تک لایا اور تھوڑی کے نیچے پستول کی ناک رکھ اس کا چہرہ اوپر کیا۔
میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ حرم رونے کی درمیان شکل سے بولی۔ بہرام کے ہاتھ میں موجود پسٹل اب اس کی گردن سے سرکتی ہوئی سینے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ حرم کو لگا وہ اس کی سانسیں چند سیکنڈ کی مہمان تھی۔ اس کا فیصلہ تم نے کرو گی، اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا تم مجرم ہو یا نہیں، چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرام سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نظریں حرم کے روتے ہوئے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی پسٹل آہستہ سے سرکتی ہوئی حرم کے پیٹ پر آ کر ٹھہر گئی۔ پیچھے گھوم جاؤ۔ بہرام کے بولنے پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ حرم روتی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن جب پسٹل کی نال اسے اپنے پیٹ کے اندر چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، حرم نے جلدی سے اس کی بات مانتے ہوئے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا۔ ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ اے لڑکی، رونا بند کرو، اگر تمہارے رونے کی آواز منہ سے نکلی تو اس پستول سے گولی نکلے گی۔ بہرام کی دی جانے والی دھمکی کو حرم نے اتنا سیریس لیا کہ وہ رونا ہی بھول گئی۔ بہرام حرم کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا اب اس کے ہاتھ حرم کی شرٹ کی زپ کی طرف تھا۔ جب اس نے اپنی زپ کھولتی محسوس ہوئی تو حرم کو سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگا۔ بہرام پسٹل کی نال سے اس کی سفید عریاں کمر کو چھوتا ہوا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ پسٹل کی نال جب حرم کی ریڑھ کی ہڈی پر چبھی تو حرم کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے سسکی نکلی۔ بالکل ایسے ہی کھڑی رہو، مڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے بہت قریبی سے حرام کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پہ جما کر وہاں سے سائڈ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پسٹل کی بجائے ایک بوتل اور کاٹن تھی۔ حرم نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو بہرام اس کی پشت پر کھڑا بوتل میں موجود سولوشن کاٹن میں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سولوشن حرم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اوپر لگاتا ہوا محسوس ہوا۔ بہرام روئی کی مدد سے وہ سولوشن اس کی کمر پر مر رہا تھا۔ حرم اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد حرم کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں تنہا کھڑی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بالکل ایسا ہی تھا، بہرام نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ حرم اپنی سانسیں بحال کرتی تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مسلسل اپنے چہرے پہ ٹکی نظروں کو محسوس کر کے حرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو بیڈ پر تھوڑے ہی فاصلے بہرام کو بیٹھے دیکھا، جو ٹٹکی باندھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حرم کی جاگنے پر اس نے اپنا مشغلہ ترک نہیں کیا تو حرم اپنی نظریں جھکاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح وہ کافی گہری نیند سوئی تھی، اسے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ بہرام اس کے برابر میں سویا تھا کہ نہیں۔ وہ چور نظروں سے دوبارہ اس بہرام کی جانب دیکھنے لگی، تب اس نے اپنا موبائل بہرام کے ہاتھ میں دیکھا، جو اب اس کے موبائل میں نہ جانے کیا چیک کر رہا تھا۔ اچانک ہی حرم کے موبائل پر چچا کے گھر سے کال آنے لگی تو حرم بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے ہی اسپیکر آن کر کے بات کرو۔ وہ حرم کا موبائل اپنی چوڑی سی ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتا ہوا حرم کو حکم دیتا ہوا بولا، تو حرم نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھانے کی بجائے کال ریسیو کی۔ بہرام نے فوراً اسپیکر آن کر دیا۔ ہاں حرم، میں بول رہی ہوں نصرت، اور سناؤ بیٹا کیسی ہو؟ موبائل سے نصرت چچی کی آواز نکل کر کمرے میں گونجی تو حرم بہرام کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں چچی، آپ بتائیں چچا، اور آپ ٹھیک ہیں؟ بولتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ڈھیر سارا رونا آ گیا۔ اس نے گھٹنوں کے بعد کسی اپنے کی آواز سنی تھی، شاید یہ وجہ تھی رونے کی۔ وہی بھلا رو کیوں رہی ہو تم؟ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا، نہیں تو میں پہنچ رہی ہوں ابھی تمہارے چچا کے ساتھ۔ ان دونوں بہن بھائیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے۔ ایک منٹ، کل رات بہرام گھر پہنچا بھی تھا کہ نہیں، یا پھر اس کی بہن نے تانا وانا دے دیا ہوگا؟ جہیز کیا تمہیں؟ جلدی سے بتاؤ مجھے حرم، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ارے نیکی کہاں مر گئی، میرا برقع لا کر دے، اب اس کی بہن کے سامنے جا کر بات کروں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم گھبرائی ہوئی نظروں سے بہرام کے بالکل سنجیدہ سپاٹ چہرے پر ڈال کر بھی جلدی سے بولی، ایسی بات نہیں چچی جان، یہاں سب بہت اچھے ہیں، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی آواز سن کر امی کی یاد آ گئی تھی، اس لیے رونا آ گیا۔ آپ بالکل پریشان نہیں ہو۔ حرم جلدی سے نصرت چچی کو تسلی دیتی ہوئی بولی، کہیں نصرت چچی سچ میں چچا کو لے کر یہاں آ کر جیا سے لڑنے نہ لگ جائے۔ ہائے میرے اللہ حرم، تم نے تو سچ میں میری جان نکال ہی دی، میں تو تمہارے رونے سے ڈر گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بہرام کیسے ہے، کب پہنچا وہ گھر، اور تمہیں دیکھ کر خوش ہوا کہ نہیں؟ نصرت چچی نے تجسس بھرے سوالات پہ ایک بار پھر اپنے قریب بیٹھے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بہرام اچھے ہیں، رات میں ہی ان کا گھر آنا ہو گیا تھا، وہ مجھے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے۔ حرام نصرت چچی کے ایک ایک سوال کا جواب دیتی چاہ کر بھی اپنے لہجے میں چھائی اداسی ختم نہ کر سکی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کتنا خوش ہوا تھا، یہ وہ چاہ کر بھی چچی کو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکی۔ بھائی تمہیں دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتا؟ گوری چمپلی کسی مرد کو بری لگتی ہے؟ خوبصورت بیوی دیکھ کر اس کے بھاگ ہی جاگ گئے ہوں گے، اور تم یہ بات اتنی مری لہجے میں کیوں بتا رہی ہو؟ اچھا سر بات اب سمجھ میں آئی، تم ٹھہری اسکول کی استادنی، علم و ادب سے واقف رکھنے والی، آپ جناب کرنے والی، اور شوہر مل گیا پولیس والا، اب اس کا عائدہ کتنا اچھا ہو پالا تو اس کا مجرموں کے ساتھ ہی پڑتا ہوگا نا، عادت ہوگی اسے پان چبانے کی، یا پھر تو تڑا کر مخاطب کر دیا ہوگا تمہیں۔ بھائی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرنے سے تو ان کی بات
بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان باتوں پہ اپنا دل چھوٹا مت کرو بیٹا، ان سب باتوں کی تو عادت ڈال لو۔ نصرت چچی کی اسپیکر سے باہر آواز پہ حرم نے گھبرا کر بہرام کو دیکھا، جو اس کو دیکھنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے موبائل کو ماتھے پہ کے بل پہ گھور رہا تھا۔ بہرام کو غصے میں دیکھا حرم جلدی سے بولی، نہیں نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، وہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو پڑھے لکھے، ان کا طور طریقہ انداز بتا رہا ہے، کافی مہذب انسان ہے۔ گھبراہٹ میں نہ جانے کیا بولتی، مگر جو بھی بولا بہرام اس کو گھورنے لگا، وہ بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے لگی۔ چلو پھر تو یہ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ منہ دکھائے میں تمہارے میاں نے ڈائمنڈ کی رنگ دی ہوئی ہے یا نہیں؟ نہ تمہیں بھائی، ہم نے تو نہ ہی کچھ پوچھا ہے، نہ ہی کچھ بولا۔ بہرام کی بہنیں کل ہی خود بتا رہی تھی کہ بہرام نے حرم کے لیے بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ خریدی ہے، ذرا مجھے چیک تو کروانا انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرا اصلی ہے یا نہیں، میں خود سونار کے پاس لے کے جا کے چیک کرواؤں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، تبھی سے نظر اٹھا کر بہرام کو نہیں دیکھا۔ اچھی نصرت چچی، ابھی فون رکھتی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ حرم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناسب سمجھا وہی بولا، ارے رکو تو صحیح، جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول ہی گئی، یہ بتاؤ کوئی آس پاس تو موجود نہیں ہے؟ اگر موجود تو ذرا کھانس دو، پھر میں فون رکھ دیتی ہوں، بعد میں بتا دوں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم کی سانسیں اٹک گئی، کہیں مقصد سے اس کی منگنی کے متعلق کچھ نہ کہہ دے، چاہ کر بھی کھانس نہ سکتی تھی۔ نصرت چچی کی بات پر بہرام کے کان مزید کھڑے ہو گئے، وہ گھور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم بھی مری مری آواز میں بولی، نہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے آس پاس، آپ بولے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرم گٹی گٹی آواز میں بولی، اس کا یہ جان کر سولی پہ لٹک چکی تھی، نہ جانے اب نصرت چچی اس سے کیا بات کرنے والی تھی۔ ہماری 2 گلیاں چھوڑ کر جو سلطانہ کی امی ہے نا، ان کو 2 پرفیوم شیشیاں پڑھنے کو دی تھی میں نے، ایک تمہارے لیے اور ایک نکی کے لیے، بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں میں لگا کر اپنے میاں کے آس پاس رہنا 90% امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ بن جائے اور الو کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومے۔ میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بوتل بالکل چپکے سے دے دوں گی، بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا بھیا، میں فون رکھتی ہوں، اثر کی اذان ہونے والی، نماز پڑھنے، شکرانے کے نفل ادا کرنے کہ تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ نصرت چچی اپنی بات کہہ کے کال کاٹ چکی تھی، ان کی بات سن گیا حرم بہرام کے سامنے منور مٹی میں دھنس گئی، نہ جانے اس کے شوہر کی بیوی چچی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ حرم سے نظر اٹھا کر بہرام کی طرف نہیں دیکھا گیا، اتنی خوشبو کے استعمال سے کہیں تمہاری چچی نے تمہارے چچا کو تو الو نہیں بنایا؟ میری بہن بتائی تھی کافی آگے پیچھے پڑتے تمہارے چچا جان تمہاری چچی کے۔ بہرام حرم کا موبائل اس کو پکڑا ہوا اس کی چچی کے بارے میں گلفشائی کرتا ہوا ایک نظر حرم کی شرمندہ سے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہاں ہو تم؟ بہرام ہوٹل پہنچ چکا تھا، مگر جیا حرم کو لے کر ابھی بیوٹی پارلر سے ہوٹل نہیں آئی تھی، اس لیے بہرام جیا کو موبائل پر کال کرتا اسے پوچھنے لگا، سمجھے پہنچ چکے ہیں بس؟ جیا نے مصروف سے انداز میں بولتے کال کاٹ دی۔ بہرام انٹرسٹ پر اس کا ویٹ کرنے لگا۔ آج اس نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کے لیے ہوٹل کا پورشن بک کروایا تھا، اس تقریب میں وہ زیادہ لوگ نہیں تھے، بہرام کے 3-4 دوست تھے اور فیملی، حرم کے چچا چاچی فیملی کی خالہ کی فیملی شامل تھے۔ بہرام کی نظر سامنے دروازے پر اٹھی تو وہیں کی وہیں ٹھہر گئی، بلیک کے پاؤں تک آتی میکسی میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہرام پوری توجہ سے اس کو دیکھنے لگا، جو آج کے دن کل سے بھی زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ حرم، اس کی کوئی کزن اس کو پکارتی ہوئی بہرام کے پاس سے گزر کر جیا اور حرم کے پاس پہنچی تو بہرام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر جیا کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حرم کی کزن حرم کو اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جا چکی تھی، جبکہ جیا بہرام کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ کیسی لگ رہی تھی؟ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اپنے بھائی کی شاندار سی پرسنالٹی کو دیکھ کر دل ہی دل میں سرسراتی ہوئی اس سے حرم کے متعلق پوچھنے لگی، کیونکہ جیا بہرام کا حرم کی طرف متوجہ نہ اس کو دیکھے جانا نوٹ کر چکی تھی۔ کون؟ بہرام انجان بنا ہوا جیا سے پوچھنے لگا تو جیا نے بہرام کو گھور کر دیکھا، وہی جس کا چند سیکنڈ پہلے دور سے ہی بڑے غور سے تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ جیا تب کر بولی تو بہرام مسکرا دیا، آج کے دن کے لحاظ سے اس کا ڈریس اچھا سلیکٹ کیا تم نے۔ بہرام کی سنجیدگی جیا کو بولتا ہوا حرم کے ڈریس پہ تبصرہ کرنے لگا، جو اس ڈریس میں موجود ہے اسے بھی میں نے سلیکٹ کیا ہے، تمہارے لیے بتاؤ وہ پسند آئی ہے یا نہیں؟ جیا کے پوچھنے پر بہرام خاموش نظروں سے جیا کو دیکھنے لگا۔ جیا دوبارہ بولی، حرم ایک سمپل سی اور بہت پیاری لڑکی ہے بہرام، وہ آگے جا کر تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی، میں تمہیں تمہارا میرڈ لائف میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا فکر مندی سے ہوگا بہرام سے بولی، میں خوش ہوں جیا، آؤ اندر چلے۔ بہرام اس کا ساتھ کرتا ہوا بولا، اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے گیا۔
कैसी हो हरम? निम्रा असद की बहन थोड़ी देर पहले ही से सोफे पर बिठा कर गई थी। तब असद हरम के पास आकर से पूछने लगा, अच्छी हूँ। हरम घबराई हुई ही बोली। इसकी नज़र असद के बजाय बहराम को तलाश करने लगी। आज इसे निक्की से ज़्यादा बहराम की टेंशन थी। कहीं इसका शौहर भी निक्की की तरह उसे असद से बात करता हुआ देखा एतराज़ न कर बैठे। अच्छी तो तुम शुरू से ही हो, ये बताओ बहराम के साथ खुश हो? असद उसका हाथ दिल को छूने वाला रूप देखकर पूछने लगा। उसने अपनी माँ की दबाव में आकर क्या खोया था, आज उसे शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था। बहराम बहुत अच्छी है, हरम जल्दी से बोली, और बहुत खुशकिस्मत भी वो जो इसे तुम मिल गई हो। असद हरम के रूप को इस तरह से देखता हुआ बहराम की खुशनसीबी पर रश करता हुआ बोला, आप प्लीज़ चल जाए यहाँ से, अगर निक्की ने देख लिया तो वो बुरा मानेगी। हरम असद को देखकर हिम्मत करती हुई बोली, क्योंकि उसकी नज़रों से दूर से ये बहराम अपने और असद की जहाँ आता देख रहा था। अब हरम को निक्की से नहीं, इससे ज़्यादा अपने शौहर से डर लग रहा था। असद से शादी के बाद तो वैसे निक्की ने कम तमाशा नहीं किया था। 2 मरतबा वो असद से लड़के घर आकर बैठ चुकी थी, और वजह इसकी यही बताई, असद उसकी ज़ात पर तवज्जो देने की बजाय पुरानी यादों में खोया रहता है। खुलेआम निक्की के ने चचा चाची के सामने हरम को देखकर ये बात बोली थी। तभी से चचा चाची ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। जब तक असद खड़ा बहराम से बातें करता रहा, हरम सांस रोक के खड़ी रही। असद के वहाँ से जाने के बाद हरम ने अपनी सांसें बहाल की, साथ ही बहराम भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो माथे पर आया हो, पसीना साफ करो। हरम उससे रुमाल लेने की बजाय खामोशी से बहराम को देखने लगी। वो शायद जान गया था कि वो इस वक्त घबराई हुई थी। नई बात नहीं है, मुझे देखकर अक्सर मुजरिमों के ऐसे ही पसीने छूटते हैं। बहराम बोलता हुआ हरम के माथे पर अपने रुमाल से खुद ही पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें साफ करता हुआ उसको बताने लगा, मालूम नहीं आपको कब यकीन आएगा, मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। हरम डरने के बावजूद से बोली, जो रुमाल दोबारा अपनी जेब में रख चुका था, जानता हूँ तुम एंजिल नहीं हो, वरना आज सुबह ही जब जिया ने तुम्हें मेरे कमरे में भेजा था तब मैं तुम्हारी जान ले लेता। बहराम ने बहुत खूबसूरत मुस्कान अपने चेहरे पे बिखरते हुए हरम से ऐसे कहा जैसे इसने कोई बहुत रोमांटिक सी बात बोली है। मगर बहराम की बात सुनकर खौफ के मारे हरम के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। वो किस कदर बेरहम था, यूँ मुस्कुराता, कितने प्यार से उसके सामने इसको मारने की बात कर रहा था। अपने फेस एक्सप्रेशन ठीक करके वहाँ चेहरे पे स्माइल लाओ, यहाँ सबकी तवज्जो हम पर दोनों पर है। बहराम की बात पर उसका ध्यान बाकी लोगों की तरफ गया तो हरम मुस्कुराने में कामयाब हुई, क्योंकि बहराम ठीक बोल रहा था। और मेरे साथ मेरे कोई दोस्ती की फैमिली है, तो मैं इनसे मिलवाता हूँ। बहराम ने बोलते हुए अपना बाजू फैलाकर शानों से नीचे कर कर उसकी कमर के गिर्द हाँ हाँ माइल किया, तो बहराम के छोटे से हरम के बदन में चूने से हरम के बदन में बिजली की लहर सी दौड़ गई। कल वैसे भी जैसे आज सुबह वो पिस्तौल के नाल उसकी कमर को छू रहा था, तब भी इसकी यही कैफियत थी। इससे पहले वो बहराम के साथ चलने के लिए आगे कदम बढ़ाती, एक मॉडर्न सी लड़की इन दोनों की जानिब आई, जिसके आने पर बहराम बड़ी खुशदिली से मुस्कुराता हुआ इस लड़की से हाथ मिलाकर बड़ी बेतकल्लीफ से मिल रहा था। हरम बातों से ये अंदाज़ा लगा कि उसके डिपार्टमेंट में काम करती है। बहराम, तुमने दूसरी वाली भी इसी शक्ल की ढूंढ ली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये एंजिल नहीं है। काश तुम दूसरी बार में ही सही मेरी तरफ भी नज़र करम कर लेते। रोमीला नाम की लड़की हैरतज़दा होकर से मिली थी। फिर वो बहराम को देखती उससे बोली, मालूम नहीं इसने आखिरी जुमला सीरियस हो बोला था कि मजाकन। ये एंजिल नहीं है, हरम है इसका नाम। शक्लन उससे मिलती है, अगर आदतें भी वही, तो तीसरा नंबर तुम्हारा ही है, इंतज़ार करो। बहराम के बोलने पर रोमीला हंसी हुई वहाँ हंसती हुई वहाँ चली गई। हरम संजीदगी से बहराम का सोचने लगी, चेहरा देखने लगी। वो शादी के दूसरे दिन से उसके सामने अपनी तीसरी शादी की बात कर रहा था। किसी लड़की से क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, दूसरी शादी अभी नहीं कर रहा, परेशान मत हो। बहराम उसका चेहरा पड़ता हुआ इसे अपना बहरम बहराम उसका चेहरा पड़ता हुआ इसे अपने दोस्तों की दो फैमिली की तरफ ले गया। खुश अखलाकी के आला मिसाल कायम करता हुआ उसका सबसे तारीफ करवाने लगा। एक दो मरतबा तो इन दोनों में से किसी ने तस्वीर भी लेनी चाहिए, जिसे बहराम ने वहीं टोक दिया, इतने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ खड़े होकर, रुको मुझे तस्वीर लेने दो। बहराम जब हरम का हाथ थामा हुआ उसे वापस सोफे पर बिठाने के घर से ले जाने लगा, तब जिया से सामने से आकर अपने मोबाइल का रुख इन दोनों की जानिब करते हुए बोली, स्टॉप इट जिया, तुम्हें मालूम है इन सब फजूल हरकतों से मुझे चिढ़ है। बहराम अपनी बड़ी बहन को हरम के सामने टोकता हुआ, तो हरम को अंदाज़ा हुआ इसे तस्वीर बनाना पसंद नहीं था। जब भी इतना पैसा खर्च करने के बावजूद यहाँ पर फोटोशूट के लिए इसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। माइंड ये फजूल हरकतें नहीं होती, इन्हें बाद में हसीन यादों में शुमार किया जाता है, इसलिए मुँह बनाए बनाए शराफत से खड़े होकर मेरे मोबाइल से तुम्हारी या हरम की तस्वीर कहीं नहीं जाने वाली। मुबशर के के साथ दोनों बच्चे भी बोल रहे थे, मामू के साथ मानी भी देखनी है इन्हें। जिया बोलने के साथ उन दोनों की तस्वीर लेती भी बोली, तस्वीर की वजह से वो हरम की शाने में अपना हाथ रख
चुका था। इतनी ज़हमत कर डाली तो थोड़ा सा मुस्कुरा भी देते। खैर ये भी बहुत है, चलो आओ हर हम दोनों सेल्फी ले लेते हैं। जिया बहराम को घूरती हुई इसमें तंज करती हुई फिर आराम से बोली तो बहराम ने जिया को वहीं टोक दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अजाब अजायब घर घर में रखा हुआ नमूना डेकोरेशन नहीं, पीस नहीं है, यहाँ मत खड़ी रहो, जाओ जाकर अपनी जगह पे बैठो। वो जिया को टोकने के बाद हरम को तो ऑर्डर देता हुआ बोला तो खुद अपने दोस्त के साथ चला गया। ये शुरू में थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा फिर खुद ठीक हो जाएगा। तुम अपसेट मत हो करो इसकी बातों से। दरअसल बहराम को शुरू से तस्वीरें बनाना पसंद नहीं है, यही वजह थी कि मैं खुद को एंजल को देख नहीं पाई थी। मैं जिया हरम को सोफे में बिठाती हूँ मुस्कुरा कर बताने लगी। हरम उसकी बातों में मुस्कुरा भी ना सकी। क्या इनकी पहली वाइफ जिंदा है, वो सुबह बोल रहे थे ना। हरम थोड़ा झिझकती हुई अपना खर्चे ज़ाहिर करती हुई ऐसे पूछने लगी, अरे नहीं यार वो कहाँ जिंदा होगी, वो तो यूँ बहराम ने तुम्हें देखा अचानक बोल दिया था। बहराम पे सिर्फ तुम्हारा क्या कोई भी नुकसान फजूल सोच अपने दिमाग में लाने की पाबंदी नहीं, ओके। जया उसको तसल्ली देती वहाँ से हटाकर चली गई थी। तब नुजा चची मुस्कुराती हरम के पास आने लगी। लाजमी हरम को परफ्यूम की बोतल देने वाली थी। हरम ने पहले ही सोचा था कि ये बोतल अपने साथ ले जाने की बजाय यहीं छोड़ जाएगी। वापस आने के बाद वो कमरे में आकर अपनी जुल्ली उतारी थी। जब बहराम का कमरे में आया, कमरे में इसकी मौजूदगी बहराम की रफ्तार से हो गई। सोफे पे बैठी हुआ आस्तीकी से अपनी चूड़ियाँ उतारने की तो बहराम पहना हुआ कोट उतार कर टाई की नौटीली करता हुआ हरम के बारे में ही बैठ हरम के बराबर में बैठ गया, जिसने एक पल के लिए हरम के हाथों की हरकत वहीं थम गई। बहराम चूड़ियों से भरी हरम की कढ़ाई को पकड़कर उसकी तेल पे मेहंदी का डिज़ाइन देखने लगा। अपना हाथ बहराम के हाथ में देकर हरम का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम जानना चाहोगी मैंने अपनी बीवी की जान क्यों ली? बहराम मेहंदी के डिज़ाइन को देखता हुआ आम से लहजे में हरम से पूछने लगा। उसकी बात सुनकर और खौफ से हरम का दिल मदन से रफ्तार कर धड़कने लगा। हरम ने डर के मारे बहराम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहराम भी उसकी जवाब का इंतजार किए बगैर मजीद बोला, अच्छे किरदार की लड़की नहीं थी वो, मुझसे मुझसे शादी से पहले और बाद में भी उसके गैर आदमी से नाजायज़ ताल्लुकात थे। मेरे साथ रहने के बावजूद वो मुझे धोखा दे रही थी। तुम तो जानती हो मजबूत से मजबूत ताकतवर भी मर्द भी उस वक्त पूरी तरह टूट चुका था जब इसे मालूम हो कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे गैर मर्द के साथ सामने अपनी इज्जत लुटा रही हो। बहराम ने घर से कैद बोलते अपने करीब बैठी हरम का चेहरा देखा। हरम डबराई आंखों से बहराम को देखने लगी। बहराम ने महसूस किया शायद एक लड़की होने के ऐसे थे, उसे अंजिल पर दुख हुआ या वो इस वक्त बहराम की आंखों में दिखाई देने वाली कर्ब को महसूस कर चुकी थी। बहराम दोबारा सर झुकाकर हरम का पकड़ा हुआ हाथ देकर बोला, मालूम है इस पर गोली चलाने से पहले मैंने इसका चेहरा भी बिगाड़ डाला था। बहराम की अगली बात सुनकर हरम खौफ के मारे उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन बहराम की गिरफ्त मजबूती वो सिर्फ कोशिश ही कर सकी। यहाँ से खून निकलता हुआ इसका गाल को भिगो रहा था। बहराम हरम की पेशानी पर उंगली रखता हुआ उसे तताने लगा, फिर अपनी उंगली हरम के दाएं बाएं गाल तक लगाया, फिर थोड़ी तक लेकर आया। बहराम की बात सुनकर खौफ के मारे हरम की हालत गैर होने लगी। अब इसी वक्त हराम इसे उसे इस वक्त से बहराम से बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा। दिखने में तो वो तुम्हारी शक्ल थी। हरम की थोड़ी पर उंगली रखे बहराम को उसका चेहरा देखता हुआ हरम को बताने लगा। हरम से सांस लेना मुहाल हो गया। बहराम ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे अब हरम ने छुड़वाने की कोशिश की नहीं की थी। अच्छा लगने लगी थी वो मुझे, मैं चाहने लगा था इसे, लेकिन जब मुझे मालूम कि वो बद किरदार है, किसी दूसरे मर्द के बिस्तर पर लेटकर वो मेरी इज्जत नीलाम करे, तो तब मेरा दिल कैसी चेहरे पे थूकने को चाहा। तो इससे अजीब सी कराहत सी महसूस होने लगी। बोलते हुए अचानक हराम के तासुरात पथरीले हुए। इसके चेहरे के तासुरात देखकर हरम ने आहिस्ता आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। जिया बोली थी कि तुम एक मासूम लड़की हो, सीधी सादी सी, इससे मुख्तलिफ। बोलते हुए बहराम अपना चेहरा हरम के नज़दीक लाया तो हरम ने रोना बंद कर दिया। बहराम की नज़र अपने होठों की तरफ देखकर शायद इसका दिल धड़कना भूल गया था। बहराम का हाथ उसके चेहरे से गुजरता अब हरम के बालों तक आ चुका था। हरम के बालों को अपनी उंगलियों में फंसाए मजीद अपना चेहरा हरम के चेहरे से नज़दीक लाया तो हरम की ज़बान निकलने लगी। उसकी कुर्बत को महसूस करके आरम ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ। तुम्हारा चेहरा मुझे इस बेरहम की याद दिलाता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं दिल करता है मैं तुम्हारा चेहरा भी उसके चेहरे की तरह बिगाड़ कर तुम्हें इसी तरह गोली मार डालूँ। बहराम ने गुस्से में बोलते हरम के पकड़े हुए बालों को जोरदार झटके से छोड़ा तो वह तो आवाज़ बरकरार न सकी और सोफे पे नीचे गिर गई और बहराम गुस्से में सोफे से उठकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि हरम फर्श पर बैठकर रोने लगी। सुबह के बाद यूनिफॉर्म में मौजूद वो डाइनिंग टेबल पर आया तो जिया के साथ पहले ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। जिया से कुछ बोल रही थी मगर बहराम को आता देखकर फ़ौरन खामोश हो गए। बहराम को खुद भी अपने कल रात के रवैये का एहसास होता है कि इस लड़की की शक्ल एंजिल से मिलती है, तो इसमें इस लड़की का क्या कसूर था? कल रात जब वो अपने कमरे में वापस आया तब तक वो सो चुकी थी। सारी पैकिंग कर ली तुमने? अपनी बहराम कुर्सी पर बैठता हुआ जिया से पूछने लगा। आज इसकी कनाडा के लिए रवानगी थी। सारी पैकिंग तो मैंने कल रात में ही कर ली थी। ये बता तुम्हारे हरम
हरम को लेकर मेरे पास कब आना हुआ, कब आना हो रहा है। जिया चाय से भरा हुआ कप उठाती हुई नाश्ता करती हुई बहराम से पूछने लगी। बहराम ने एक नज़र अपनी बहन पर जबकि दूसरी नज़र बीवी पर डाली, जो जिया के जाने पर जिया से ज़्यादा अफसरदा लग रही थी। 2 साल तक तो मेरा कनाडा जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर इस लड़की का तुम्हारे साथ ज़्यादा ही दिल लग गया तो इसे अपने साथ ले जा इसे ले जाओ। बहराम नाश्ता करते हुए जिया से बोला तो नहरम ने अपना सर झुका लिया, लेकिन चाय का सिप लेती हुई जिया बहराम को घूरने लगी। ये लड़की नहीं, ये बीवी है तुम्हारी, याद रखो। जिया ने घूरने के साथ बहराम को जिताना भी जरूर समझा। बहराम खर्मिंदा होने से बिना हंसा, याद रखने की क्या जरूरत है, मुझे मालूम है तुम वहाँ कनाडा में बैठी हो, रोज़ ये बात मोबाइल पे कॉल करके मुझे याद करवाती रहोगी। वो बोलने के साथ साथ नाश्ता भी करता है, क्योंकि जिया को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद आज दोपहर में से एक ज़रूरी काम था शाम में कमिश्नर साहब से अरसल नियाजी उर्फ बॉबी के मुतालिक ज़रूर बात करनी थी। अभी 15 दिन रह गए थे जब अरसल नामी झांसी के तख्ते पर चढ़ता इंसान बन जाओ। बहराम अपनी बीवी के साथ कोई भी शादी के दूसरे दिन इस तरह का रवैया नहीं बनाता। अगर मुझे आगे तुम्हारी शिकायत मिली ना तो मैं बहुत बहुत तरीके से तुम्हारे साथ पेश आऊँगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। जिया नाराज नज़रों से उसे देखकर धमकी देने लगे तो बहराम नाश्ते से हाथ रोका जिया को देखने लगा। क्या रवैया अपनाया हुआ है मैंने? बहराम ने जिया की बजाय डायरेक्टर हर की तरफ देखकर उससे सवाल किया, जो चोर नज़र से देखती हुई साथ ही नाश्ता कर रही थी। अचानक बोली, मैंने आप ही को बता दिया जैसे आप मुझे कल डरा रहे थे। जिया की मौजूदगी में हरम ने भाती का मुजाया करते हुए आहिस्ता आवाज़ में हरम को बताया, या मेरी तरफ देखकर बात करो और बताओ कैसे कैसे डरा रहा था मैं तुम्हें। बहराम हरम को आंखें दिखा रोबदार लहजे में बोलने लगा, जिस पर जिया ने अपनी कुर्सी से खिसक कर बहराम की बाजू पर जोर से हाथ मारा। तुम मेरे सामने इस बेचारी को ऐसे डरा दे, अकेले में न जाने क्या हाल करोगे तुम दोनों मेरी बात कान को सुन लो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम दोनों को एक साथ रहना, वो भी प्यार से, जैसे हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। जिया इन दोनों को देखकर समझने लगी। हीरा मैं ज़रा सी नज़र उठाकर फिर आम को देखा जिसकी तरफ देख रहा था। वो बुरी तरह शर्मिंदा होकर वो दोबारा नज़र झुका गई। तुम यूं ही सिर झुका के बैठी रहो, मैं जो बोल रही हूँ समझ रही हूँ तुम्हें। जवाब अब जी अब की बार मुकम्मल तो बहन की बातें देखती हुई उसे बोली तो हमार हरम परेशान होकर जिया से देखने लगी। तुम भी अभी से ऐसे सर झुका कर बैठी रही ना तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हारे सर के सामने झुका रहेगा, और ये इस बात का फ़ायदा उठाकर तुम्हें ऐसी ही सारी ज़िंदगी सारी आंखें दिखाएगा। लेकिन अब वो दूर हो गई है, इसलिए अब तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने शौहर से खुद से बात करो। ये आगे से एटीट्यूड दिखाए तो उसका दिमाग दुरुस्त करो, इससे फरमाइशें करो, इसके साथ घूमने फिरने बाहर निकलो, शॉपिंग करो। जिया ने सोच से जाने से पहले वह को भी थोड़ी देर अकल दिला कर गए जाए, जो 2 दिन से इसके साथ चिपकी बैठी थी। जबकि दूसरी तरफ मेहरान अपनी बहन की मशवरे सुनकर घूर कर जिया को देखते हुए बोला, जिया तुम्हारी फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है? मेरे ख्याल से अब तुम्हें निकलना चाहिए, तुम लेट हो गई हो। मेहरान बहुत संजीदा अंदाज में जिया को देखकर बोला, जो दुनिया की पहली ऐसी बहन थी जो अपनी कुछ बहावत को उल्टी टपटियाँ पढ़ा रही थी। तुम्हें ना ज़्यादा मेरे सामने स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी बीवी मिल गई तो इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है नहीं है। बहरहाल अगर तुमने आइंदा इसको डराया, इस पे वल्वला वजह गुस्सा किया, तुम्हें वाक़ई तुमसे गुस्सा हो गई, या इतनी प्यारी बीवी ला कर दी है मैंने तुम्हें, इसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ, मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी नौकरी के बंदे पे रोब झाड़ना है। हर रिश्ते में ऐसा नहीं चलता। बहरहाल बीवी के दिल में रोब अपना मुकाम तभी पैदा कर सकता है जब वो इसके साथ अच्छा सलूक करे। जिस तरह तुमने हरम के साथ अपना रवैया अपनाया है ना, इस तरह तुम अपने इसके लिए दिल में अपने लिए डर और खौफ पैदा कर रहे हो। आखिर यही डर और खौफ के इसके दिल में जन्म ले गया तो फिर मोहब्बत कैसे पैदा होगी? इसके दिल में तुम्हारे लिए हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। जिया बहराम को देखती हुई समझाने की कोशिश करने लगी, 2 दिन से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इतनी प्यारी बीवी ला कर दी है, इतनी प्यारी बीवी ला कर दी है। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद ज़रा गौर से चेक करता हूँ कहाँ से प्यारी बीवी ला कर दी है, और फ़िज़ूल की नसीहतों की मुझको ज़रूरत नहीं। सारे सबक मुझसे से सीखे हैं मैंने। बहराम की बात सुनकर जहाँ हरम शर्मिंदा हुई थी, वहीं जिया दोबारा से बहराम को घूर कर रह गई। जिस सुकून से आप नाश्ता करने के बाद बेडरूम से जिया के हैंडी कैरी ले चला गया। जिया बहराम के साथ सुबह घर से निकल रवाना हो चुकी थी। उसकी थोड़ी देर बाद मुलाजमा आई थी जिसने घर का काम किया था, और साथ ही उसने हरम को बोला बहराम उसकी पहली बीवी का भी किस्सा सुनाया, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की थी। हरम के ऊपर ये इंकशाफ बहुत हैरान कुन थे कि बहराम की बीवी ने भी उस पर गोली चलाई थी, और पहले इसने बहराम की जान लेने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर हरम सन्नाटे में आ गए। कोई लड़की इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, वो भी से मिलती हुई शक्ल की
क्योंकि मुलाज़िमा नई थी इसलिए लोगों की सुनी सुनाई बातों से ही वह सारा किस्सा वाक़या जानती थी, मगर हरम इस मुलाज़िमा को ये नहीं मालूम होने दिया कि बहराम की पहली भी इसकी शक्ल की होती है। मुलाज़िमा के जाने के बाद हरम ने किचन में जाकर दोपहर का खाना और फिर थोड़ी देर सोने के लिए लेट गए। बहराम की गैर मौजूदगी का सोचकर उसे बड़ी गहरी और सुकून से नींद आई थी। जब उसकी आँखें तो शाम हो चुकी थी, चाय का कप बनाकर वो टेरेस में आई। आज मौसम काफ़ी अब्र आलूद था, तब उसे याद आया यूनुस में आज ही के दिन तूफ़ानी बारिश की पटिशन की गई थी। उफ़ अल्लाह जी! अगर थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई तो लाज़मी सड़कों पर ट्रैफ़िक हो जाएगा और फिर बहरहाल वापस घर कैसे आएँगे? यानी मुझे रात तक इस फ्लैट में अकेला रहना पड़ेगा। अगर यहाँ लाइट चली गई तो मुझे तो जनरेटर भी चलाना नहीं आता। क्या करूँ? बहरहाल कॉल करके बुला लो, लेकिन उनके आने से क्या होगा? वो तो मुझे डराकर और मेरी जान खुश करने के लिए रखते हैं। डर तो मुझे इनकी मौजूदगी में ही लगा रहता है। फिर मगर कुछ भी है, वो इंसान तो ना। अगर यहाँ बहराम की पहली मोहब्बत की रूह आ गई तो ये सोच कर आने साथ ही हरम के खौफ से रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट शुरू हो गई। जी आप नमाज़ वग़ैरह तो पढ़ती हो ना, क्यों सुनने में आया कि अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए तो उसकी रूह उसी घर में भटकती है। सुबह के वक़्त उसकी मुलाज़िमा की बातों पर बिल्कुल संजीदा नियत है, लेकिन इस वक़्त जब इसे मुलाज़िमा की बात याद आने लगी तो हरम को खौफ-सा महसूस होने लगा। नहीं, मुझे बहराम को फ़ौरन कॉल कर देना चाहिए। हरम ने अपना मोबाइल उठाकर बहराम को कॉल करने का फ़ैसला किया। क्या वो भी शुक्र था कि जाने से पहले जिया उसके मोबाइल पे अपना बहराम का मोबाइल नंबर फ़ीड कर चुकी थी। आज सुबह से दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा था। इस वक़्त मौसम काफ़ी अब्र-आलूद लग रहा था, कभी-कभी बारिश भी बरस सकती थी। बहरहाल अपनी कार में बैठा हुआ ड्राइविंग करता हुआ उस वक़्त तयशुदा अपॉइंटमेंट के सिलसिले में कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए जा रहा था। बॉबी को फांसी हो जाने के बाद उसका अगला टारगेट याकूब नियाज़ी था, जो अपने भाई के गलत कारोबार को आगे चला रहा था। इसके मुताबिक भी बहराम ने सबूत इकट्ठे शुरू कर दिए थे। मोबाइल पर आए हुए मैसेज से उसकी तवज्जो अपने मोबाइल की तरफ खींची। बीवी अगर खूबसूरत मिल जाए तो इसे अकेला घर में छोड़ना बेवकूफ़ी के ज़मरे में आता है। अजनबी नंबर से मैसेज पढ़ के बहराम का फ़ोन कॉल उठा ज़हरीला मुझसे करने वाली गाली देता हुआ इससे पहले उस नंबर पे कॉल करता। हरम की कॉल खुद के सामने आ गई है। स्क्रीन पे हरम का नाम चेंज हुआ तो देखा वो कॉल रिसीव करने लगा। हेलो बहराम, मैं हरम बात कर रही हूँ। आप कहाँ पर हैं इस वक्त? जाने से पहले जिया उसके मोबाइल पे हरम का नंबर सर्च करके गई थी और ये बात एयरपोर्ट जाते हुए जिया को उसको बता चुकी थी। कॉल क्यों की है तुमने? सब ठीक है ना? हरम की घबराई आवाज़ सुनकर वो एकदम से पूछने लगा। साथ ही गाड़ियों का रुख अपनी अपार्टमेंट की तरफ मोड़ चुका था। साथ ही से अजनबी नंबर से आया हुआ मैसेज भी याद आया। खैरियत नहीं है, आप प्लीज़ जल्दी से घर आ जाएँ। शदीद खौफ के मारे वो रो रही थी, या फिर बहराम को ऐसा लगा वो ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मेरी बात गौर से सुनो। लाउंज में जो डिवाइडर के साथ बड़ा सा वॉश रखा है, इसमें एक पिस्तौल है। जल्दी से जाकर वो पिस्तौल निकाल के अपने पास रख लो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। बहराम ने हरम को बोलते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इतनी आसानी तो उसके फ्लैट के अंदर कोई ज़बरदस्ती या खुफिया तरीके से दाखिल नहीं हो सकता था। उसने ऐसे सिक्योरिटी अलार्म लगाए थे जो उसे फ़ौरन आगाह करते, लेकिन उसने हरम का ख़्याल करते हुए अलार्म बजने का इंतज़ार नहीं किया। बारिश तेज़ स्टार्ट हो चुकी थी, मगर बदनसीबी ये हुई कि अपार्टमेंट के 10 मिनट के फासले पर उसकी गाड़ी बंद हो गई, जिसे वो वहीं छोड़कर तेज़ी से बारिश में अपने अपार्टमेंट की तरफ भागा। फ्लैट के दरवाजे पे पहुँचते इसने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। बहुत मोहतियात अंदाज में बहराम ने फ्लैट के दरवाजे का लॉक खोला। सामने खड़े वजूद की तरफ फुर्ती से पिस्तौल का रुख किया। वहीं डर के मारे हरम की चीख निकल गई। काका, क्या हो गया आपको? ये मैं हूँ हरम, प्लीज़ गोली मत चलाइएगा। वो खौफ से अपनी आंखें बंद करके और अपने दोनों हाथों को सरेंडर करती बोली। बहराम बाहर का दरवाज़ा बंद करता हुआ हरम की इसी हालत में छोड़कर सारे कमरों का जायज़ा लेने लगा। बाहर तेज़ बारिश की वजह से वो मुकम्मल भीग चुका था। यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है, तुमने मुझे घर आने का क्यों बोला? बहराम तसल्ली करने के बाद वापस लॉन्च में आया तो हरम इसी पोजीशन में आंखें बंद किए और दोनों हाथ ऊंचे किए खड़ी थी। वो गुस्सा ज़ब्त करता हुआ हरम से पूछने लगा, मैंने फ़ोन पर आपसे ये कब बोला कि यहाँ कोई दूसरा मौजूद है? मैंने तो सिर्फ यही बोला था कि आप जल्दी घर आ जाएँ। हरम आँखें खोल चुकी थी, मगर इसके दोनों हाथ हवा में भी अभी भी बुलंद थे, क्योंकि बहराम के तासुरात से लग रहा था वो शदीद गुस्से में, और उसके गुस्से से हरम को बहुत डर लगता था। तुमने मुझे कॉल पर बोला क्यों? खैरियत नहीं है, आप प्लीज़ जल्दी से घर आ जाएँ, याद करो। अब की बार बहराम तेज़ आवाज़ में चीखता हुआ उसे इसके अल्फाज याद दिलाने लगा। बारिश तेज़ हो जाती तो खैरियत कहाँ रहती? लाज़मी आप ट्रैफ़िक में फँस जाते और घर आते-आते लेट हो जाते, इसलिए आपको जल्दी आने का बोल दिया। फिर मैंने पकौड़ों के लिए बेसन भी घोल कर रख लिया था। बरसात में ठंडे पकौड़े खाने का कहाँ मज़ा आता है।
हरम की बात सुनकर बहराम का मीटर बुरी तरीके से घूमा। वो गुस्से में तेजी से हरम की तरफ बढ़ा तो हरम ने ऊपर किए हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और रौन-सी लहजे में बोली, "प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करिएगा, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है।" हरम के सहमे हुए अंदाज पर वो अपना गुस्सा ज़ब्त कर गई, वरना इस वक्त इस लड़की का बुरा हशर कर देता। "कमिश्नर साहब के साथ ज़रूरी मीटिंग थी, जिसको छोड़कर मैं तुम्हारी कॉल पर भागकर चला आया। आगे क्या सुनने को मिल रहा है? बेसन घोल लिया बरसात में, ठंडे पकौड़ों का कहाँ मज़ा आता है? लड़की, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है या फिर मैं दुरुस्त करूँ?" बहराम एक बार फिर उस पर जो गुस्से से चीखा। हरम को लगा आज उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। अपने डर को ख़त्म करने और जहन को बिठाने के लिए इसने बेसन घोल लिया था। मुझे डर भी लग रहा है, मुलाजमा ने बोला था, जिस घर में कत्ल हो इसकी रूह वहीं मंडलाती है। मुझे लगा आपकी पहली बीवी की रुकई मुझे अकेला देखकर मेरे पास ना आ जाए। हरम अपने चेहरे से दोनों हाथ हटाकर इसे असल वजह बताने लगी, जिस पर बहराम को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। तुम खुद को जिंदा वजूद रखकर एक मरे हुए इंसान से डर रही हो, बेवकूफ़ लड़की। मेरी बीवी की रूह से ज़्यादा खतरनाक मैं तुम्हारे लिए साबित हो सकता हूँ। आइंदा तुमने उल्टी सीधी हरकतें की तो इस पाइप से बांध कर हवा में उल्टा लटका दूंगा मैं तुम्हें। बहराम के गुस्से में दी जाने वाली धमकी देने पर हरम खुद को तस्वुर में उल्टा लटका हुआ सोचकर मजीद डर गई। आप मुझे किसी मुजरिम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बीवी हूँ मैं आपकी, बेशक ज़बरदस्ती की सही। डरने के बावजूद हरम आहिस्ता आवाज़ में मनमनाई तो मेहरान ने इसे आंखें दिखाता वो घूरने लगा, जिस पर हरम सर झुका गई। कल तक वो इसे डर रही थी, मगर आज इसके सामने अपने दिफा के लिए बोल रही थी। बहराम समझ गया ये जिया का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था। वो हरम के झुके सर को घूरता हुआ बेडरूम में चला गया। इसका पूरा यूनिफॉर्म भीग चुका था। बारिश बाहर काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। अब बहराम का वापस जाना बेकार था, इसलिए कमिश्नर साहब से फ़ोन पर माजरत करता हुआ वो यूनिफॉर्म की शर्ट उतारने लगा तो हरम भी बेडरूम में आ गई। क्या हाथ में पकड़ा पकड़ा रहूँगा मैं ये गीला यूनिफॉर्म? बीवी हो तो मालूम नहीं तुम्हें बीवियों के काम? जाओ जाकर इसे बालकनी में लटकाओ। बहराम की गरजदार आवाज़ पर हरम खामोशी से यूनिफॉर्म लेने के लिए इसके पास आई। बनियान से नज़र आता उसका कसरती जीना और वजरती बाजू देखकर वो बहराम से नज़र चुरा गई। इस यूनिफॉर्म लेती हुई वो जल्दी से बालकनी में चली गई। तेज़ बारिश हवा के जोर देकर ठंड से इसके दांत बजने लगे। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर हरम समझ गई बहराम शावर ले रहा है। वो चाय का पानी चढ़ाकर दूसरे चूल्हे पर पकौड़े तलने लगी। वो शावर लेकर बाहर निकला तो हरम ट्रे में चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज पकौड़ों से भरी प्लेट लेकर कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही इसकी नज़र सामने बहराम पे पड़ी तो हाथ में पकड़ी हुई ट्रे लर्जाने लगी। उसके चेहरे का रंग शर्मिंदगी से सरख होने लगा, क्योंकि वो बिना शर्ट के सिर्फ ट्राउज़र में मौजूद था। खुद पे बॉडी स्प्रे करता हुआ हरम को देख रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? बहराम उसके हाथों की लर्जराहट और चेहरे का रंग देखकर हैरानी से पूछने लगा। वो आप शर्ट के बगैर खड़े हैं ना? बेशर्म इंसान, हरम उसे दिल में बोला और साथ ही बहराम को उसकी हालत का एहसास भी दिलाया। तो शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, तुम्हें क्या हो रहा है? एक मरतबा से फिर वो सीरियस होकर हरम से पूछने लगा। हरम ने मुंह से कुछ नहीं बोला। नहीं बोला। मैं इसको अकड़ू और बदतमीजी के खिताब से नवाजती हूँ। कमरे के मौजूद छोटी सी शीशे की गोल टेबल पर ट्रे रखने लगी। शर्माना तो चेक करो मैडम का। बहराम भी दिल ही दिल में बोलता हुआ शर्ट पहन कर बटन बंद करता हुआ इसके बारे में सोचने लगा। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही तो बता दें। थोड़ी देर पहले बीवी और काम के ताने को याद करती हुए हरम बहराम को देखती उससे पूछने लगी और साथ ही इसके शर्ट पहनने पर शुक्र अदा करने लगी। मगर बहराम इसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंका। बरसाती राज्यों के रोमांटिक से समा पेश कर रही थी। 3 दिन हुए इसकी बीवी उससे ज़रूरत पूछ रही थी। या तो वो डेढ़ होशियार थी या फिर बिल्कुल ही बेवकूफ़। बहराम चलता हुआ हरम के पास आकर ठहरा। उसका चेहरा देखता हुआ बोला, मेरी ज़रूरत के लिए तुम्हें हलकान होने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरतों का बताओ। अपनी खुद की ज़रूरत मैं जब चाहे जिस वक्त चाहे पूरी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो गहरी नज़रों से हरम का चेहरा देखता उसको बहुत कुछ जता चुका था, लेकिन हरम के सर पे से तो सब कुछ गुजर गया। भूख लगे और खाने की तलब हो तो बता दीजिएगा, मैं दूसरे रूम में हूँ। हरम इसकी अजीब सी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से चली गई। भूख और तलब जैसे अल्फाज सुनकर बहराम अफसोस सर हिलाता हुआ ट्रे में से चाय का कप उठाकर पीने लगा। बारिश को रुके हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। वो तब से दूसरे कमरे में मौजूद थी। अपने मोबाइल पर जिया की कॉल देकर खुश हो गई। क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हरम जिया से पूछती हुई बालकनी में चली गई। शायद यहाँ सिग्नल का इशू था। प्रॉब्लम है तो रुके, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं। मोबाइल का कान पर लगाया हरम बेडरूम में आई तो सामने लैपटॉप और बेड पर मौजूद पहले से ऑन था, मगर कमरे में बहरान मौजूद नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन को सामने करते हुए पहले से ओपन फोल्डर और फाइल्स को क्लोज करने लगी। वैसे ही बेडरूम में बहराम आया। उसे अपने लैपटॉप के सामने बैठा देखकर बहराम के कदमे वहीं ठहर गए।
क्या कर रही हो तुम? बहराम परेशानी पर बल डालता हुआ हरम के पास आता हुआ इससे पूछने लगा। आपकी कॉल आई थी उनसे बात करने के लिए, हरम ने बोलना चाहा। वैसे ही बहराम ने लैपटॉप को स्क्रीन का रुख अपनी तरफ किया और हरम की बात काटता हुआ बोला, यहाँ जो फाइल ओपन थी वो कहाँ है? बहराम की बात पर हरम एक सेकंड के लिए खामोश हुई। वो तो मैंने क्लोज कर दी, दरअसल मोबाइल पर आप ही की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो वो बहराम को बताने लगी, जिस पर बहराम का दिमाग फक से उड़ गया। क्या क्लोज कर दी तुमने वो फाइल? बहराम ने हैरत और गुस्से में मिले जुले तासुरात से हरम को देखकर पूछा तो हरम डर गई। फाइल क्लोज करने से पहले क्या तुमने इसका सारा डेटा सेव किया था? जिस तरह वो कीबोर्ड पर तेजी से उंगली चलाते हुए हरम से पूछ रहा था, हरम को लगा वो इसका काम बिगाड़ चुकी है। बहराम के सवाल पर हरम ने अफसोस करते हुए नफ़ी में सर हिलाया तो बहराम अपना दोनों हाथों में सर पकड़ कर रह गया। सॉरी, आई थिंक मुझसे कुछ गलत हो गया। हरम डरती हुई बहराम से बोली तो बहराम गुस्से में सुराखों से इसे देखने लगा। कुछ गलत हो गया? तुमने मेरी 2 घंटे की मेहनत एक सेकंड में ज़ाया कर डाली, बेवकूफ़ लड़की। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें। बहराम ने गुस्से में ज़ब्त करती हुई जैसे अपनी मुठ्ठियों को बंद किया तो हरम सहम गई। आप मुझ पर इस तरह गुस्सा नहीं कर सकते, मैं आपकी बीवी हूँ, बेशक ज़बरदस्ती की सही। हरम ने बहराम को गुस्से में देखकर डरते हुए वही बात दोहराई। बीवी माई फुट, हाथ क्यों लगाया तुमने मेरे लैपटॉप को? पहले तुमने बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए मुझे घर बुलाया, अब तुम मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर डाली। बहराम गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला तो हरम को रोना आने लगा, जिसे देखकर बहराम मज़ीद गुस्सा हुआ। रोना बंद करो, जाओ यहाँ से फ़ौरन जाकर टेरेस में खड़ी जाओ, जब तक मैं दोबारा ये काम स्टार्ट करके इसे वाइंड अप ना कर डालूँ। अगर अपनी जगह से हिली तो मैं टेरेस में आकर तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। बहराम उसे बाजू से पकड़कर टेरेस में ले आए। शदीद ठंडी हवा, ऊपर से बारिश भी दोबारा शुरू हो चुकी थी। हरम को रोना आने लगा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। हरम ने शर्मिंदा लहजे में दोबारा बोलना चाहा था। शट अप, अब खामोशी से यहीं खड़ी रहो, अगर तुम यहाँ ज़रा सा भी हिली मैं तुम्हें उठाकर इस 5वें फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा। बहराम उसको धमकी देता हुआ टेरेस का दरवाज़ा बंद करके जा चुका था, जबकि हरम ने सर्दी की वजह से थर थर काँपना शुरू कर दिया। इसे इस लड़की की बेचकाना हरकत का सोचते हुए शरीर गुस्सा आ रहा था। पहले तो उसने इसे घर बुला लिया था, जिसकी वजह से वो कमिश्नर साहब से मिल भी नहीं पाया था। अगले 1 हफ्ते तक कमिश्नर साहब के शेड्यूल के मुताबिक वो बिजी थे। अब थोड़ी देर पहले वो 2 घंटे लगा कर इसने जो भी डाटा कलेक्ट किया था, इसे सारी इन्फॉर्मेशन को सेव किए बगैर वो लड़की क्लोज करके उड़ा चुकी थी। उससे मैं सोचते हुए बहराम को उस आदमी का मैसेज भी याद आया जो अजनबी नंबर से किया गया था। वो जानता था ये मैसेज याकूब नियाज़ी ने अपने किसी आदमी से करवाया होगा, ताकि वो बहराम को डरा धमका कर किसी भी तरह बॉबी के बारे में मालूम कर सके। ज़ोरदार आवाज़ में बादल गरजने से इसके सोचने का सिलसिला टूटा। तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। इसका ज़हन टेरिस में खड़ी हरम की तरफ किया, मगर अगले ही पल उसने सर झटक कर वो लड़की मुस्तहिक है, उसे सज़ा मिलेगी ताकि अगली बार वो इसके सामने कोई गलती ना करे। बहराम के मोबाइल की स्क्रीन पर जिया की कॉल आने लगी। अब बहराम अपना बाकी का गुस्सा जिया की बातों को सुनाकर उससे निकालने का इरादा रखता था, इसलिए उसने जिया की कॉल रिसीव कर ली। लैपटॉप पर अपना सारा काम मुकम्मल करते हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसकी आंख लग गई। जब बहराम की आंख खुली तो इस वक्त खिड़की से बाहर मलकचा सा अंधेरा था। मोबाइल पर टाइम देखा तो मालूम हुआ सुबह के 5:30 बज रहे थे। अचानक उसका दिमाग टेरिस की तरफ गया तो बहराम को नींद उड़न शुरू हो गई। वो कमरे में मौजूद नहीं थी। क्या वो अभी तक रात से टेरिस में खड़ी थी? बहराम बेड से उठकर जल्दी से बाहर टेरिस में आया। हरम उसी पोजीशन में खड़ी सर्दी के बायस पूरी तरह काँप रही थी। रात में बरसने वाली बारिश की वजह से इसके कपड़े भी नम हो चुके थे। पतली सी शर्ट में उसको बुरी तरह काँपता हुआ देखा बहराम को पेशानी ने आ घेरा। क्या वो रात इसी तरह खड़ी रही हुई थी? बहराम को रात में अपने सोने पर अफसोस हुआ। वो उसे कमरे में बुलाए बगैर ही सो गया। तुम रात यहाँ खड़ी होकर कमरे में क्यों नहीं आई तुम? बहराम अपनी शर्मिंदगी छुपाए उल्टा हरम को डांटता उसे पूछने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होता, मगर वो अपनी गलती इस लड़की के सामने मानने के मूड में नहीं था। कैसे आ जाती? आपने कहा था अगर मैं यहाँ से हिली तो आप मुझे उठाकर नीचे फेंक देंगे। इतनी ऊंचाई से डर लगता है मुझे। बोलते हुए हरम के नीले पड़ते हुए होंठ भी काँप रहे थे। बहराम को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो नरम पड़ता हुआ बोला, चलो अब कमरे में आ जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। बहराम ने बोलते हुए आगे बढ़कर नरमी से हरम का हाथ पकड़ा। जी अखबार बर्फ़ हो रहा था। वाकई ठंड बहुत शदीद है। जब मुझे लग रहा थोड़ी देर और गुजरती तो मैं ठंड से मर जाती। बहराम ने उसका हाथ पकड़ा तो हराम को ज़रा सी गर्माइश का एहसास हुआ, जिससे उसके वजूद पे पड़ी बर्फ़ सी पिघली हुई। लेकिन ठंड और बारिश ने मिलकर उसके हवास इतने स्लिप कर दिए थे कि हरम ने अंदर कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। मगर इससे पहले बहराम ने उसे अपनी मजबूत असार में ले लिया। क्या हुआ तुम लड़की? आंखें खोलो। बहराम हरम के अचानक बेहोश होने पर बौखला गया। अपना एक बाजू उसके गिर लिपटा। वो हरम को सीने से लगाया, अपने दूसरे हाथ से हरम का गाल थपथपाने लगा।
हरम के कपड़े अच्छे खासे नम थे और जिसे जिस्म बिल्कुल ही सर पर पड़ा हुआ था। बहराम इसे अपने बाजू में उठाकर बेडरूम में ले आया। हरम को इस हालत में देखकर इसे बेहोश देखकर हरम को अच्छी खासी नदामत ने आँख घेरा। हरम प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। बेड पे हरम को लेटाने के बाद वह फिर हराम के उसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला, मगर हम बेसुध आंखें बंद किए लेटी रही। बहराम वार्डरोब से हरम के कपड़े निकाल कर ले आया। उसके नम कपड़े बदन से अलग करते वक्त भी वो बेसुध आंखें बंद किए हुए लेटी थी। उसका जिस्म बर्फ़ की माने ठंड पड़ा हुआ था। बहराम इतनी जल्दी ऐसा करने का इरादा तो नहीं रखता था, इसके बावजूद वो इसके जिस्म की गरमाइश फराहम करने के लिए अपनी शर्ट उतारने लगा। वो हरम के बेहोश वजूद पर मुकम्मल झुका, अपने हाथों की हथेली से हरम के दोनों हाथों की हथेलियों को सहलाने लगा। यही अमल वो अपने पाँव से हरम के पाँव को सहलाते हुए कर रहा था, जिससे हरम के ठंडे पड़े वजूद को गरमाइश मिले। हरम को गरमाइश देने के चक्कर में उसके अपने जज्बात बहकने लगे। हवास पे अजीब सा नशा तारी होने लगा, जिसके सबब वो हरम की गर्दन पे झुकता हुआ अपने होठ हरम के गर्दन पे रख चुका था। उसकी गर्दन को अपने होठों से मिस करता हुआ वो मज़ीद नीचे झुका। इसके जिस्म की नरमाहट को महसूस करता वो इसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। बहराम के जज्बात मुकम्मल तौर पर इसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुके थे। तब उसने हरम के बेहोश वजूद में हल्की सी चंबिश महसूस की। वो अपनी कलाइयों को बहराम के हाथों से आज़ाद करवाने के लिए बेहोशी में ही एहतजाज करने लगी, जिस पर बहराम हरम की पकड़ी हुई कलाइयों को छोड़ता हुआ अपने दोनों हाथों को उसके बाजू पर फेरता हुआ हरम के कंधे से नीचे लाया, जबकि वो खुद उसके पेट पर ऊपर अपने होठ रखता हुआ मुकम्मल तौर पर एहसास से बेगाना हो चुका था। ये वजूद इस वक्त शायद बहराम की तलब बन चुका था। बहराम हरम की आवाज़ पर वो उठता हुआ हरम का चेहरा देखने लगा। हरम की आंखें भी बंद थी, लेकिन वो बेहोशी में भी बहराम के लम्स को महसूस करके बेचैन हो रही थी। बहराम ने एक बार फिर हरम की दोनों कलाइयों को थामा और मुकम्मल इस्तेहाक से हरम के दोनों होठों पर झुका। इसकी सांसें अपनी सांसों पर मुंतकिल करता हुआ मजीद बहकने लगा। मधोशी से इसकी आंखें बंद होने लगी। अचानक बंद आंखों के सामने जैसे ही एंजल का खून से भरा हुआ चेहरा इसे दिखाई दिया, जो मकरू मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मुस्कुरा रही थी। वैसे ही बहराम ने हरम की कलाइयों को आज़ाद किया और झटके से पीछे हटा गहरी सांस भरते हुए हरम को चेहरा देखने लगा। ये तुम्हारा चेहरा कभी मुझे जिस कि तुम्हारा चेहरा कभी कभी मुझे जिस अज़ियत में मुब्तला करता है तुम नहीं जानती, तुम कभी भी नहीं जान सकोगी। बहराम उस पर कंफर्ट डालता हुआ खुद अपनी शर्ट पहनने लगा। उसका दिमाग बार बार उसे समझा रहा था, ये वो नहीं है जिसे तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये लड़की मासूम है, बेकसूर है। मगर वो अपनी सोचों की नफ़ी करता हुआ खुद कमरे से निकलकर टेरेस पर चला गया। क्या मेरे बगैर ये मामला हल नहीं हो सकते थे? अगर इतना ही ज़रूरी है तो ये फ़ाइल मुझे मेरी फ़्लाइट तक पहुंचा दो और पहली फ़ुर्सत में जुल्फ़ी और उसके साथियों के ख़िलाफ़ पर्चा काटो। इस मामले में किसी के साथ भी किसी भी किस्म की नरमी और रियायत नहीं होनी चाहिए मेहरान। और जो कल मैंने तुम्हें मोबाइल नंबर सेंड किया था, फ़ौरन मुझे इसकी तफ़सीलात दो। हरम ने आहिस्तगी से अपनी आँखें खोली तो उसने बहराम को कमरे में चक्कर लगाते हुए मोबाइल पर बातें करते हुए देखा। वो खुद भी हरम को बेदार होता देख चुका था, इसलिए मोबाइल पर राब्ता मुंतकिल करता हुआ बेड के दाएं जानिब सोफ़े पर आकर बैठ गया। उसकी नज़र हरम के चेहरे पर जमी हुई थी। हरम की आंख में ढेर सारी शिकायत थी। हरम जिनकी वजाहत देता हुआ बोला, मुझे खबर नहीं थी कब मेरी आंख लग गई थी, मगर तुमने भी तो बेवकूफ़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतनी देर तक सर्दी में फजूल ही खड़ी रही, खुद कमरे में आकर मुझे चेक कर लेती। वो सारा मामला उसकी बेवकूफ़ी के सर करता हुआ खुद को बरी इल्ज़ाम ठहराने लगा, जिस पर हरम को शदीद गुस्सा आया। वो अपना गुस्सा पीती हुई उठकर बैठने लगी तो हैरान अपनी जगह से उठकर हरम के पास आता हुआ इसका तकिया दुरुस्त करता हुआ बैठने में इसको मदद देने लगा। तो हरम की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी, पूरी आंखें फाड़ कर अपने कपड़ों के बाद बहराम को देखने लगी। बहराम उसके चेहरे के तासुरात से जान गया, इसलिए वो बेड पर हरम के सामने बैठता हुआ बोला, तुम्हारा पूरा लिबास नम था, इसलिए मुझे तुम्हारा दूसरा लिबास तब्दील करना पड़ा। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था ताकि तुम्हें सर्दी ना पड़े। बहराम उसका चेहरा देखता हुआ बोला, जो बुखार और शर्म की हिद्दत से सुर्ख हो चुका था। क्या सिर्फ इसके शौहर ने इसका लिबास तब्दील किया था या कुछ और भी? हरम अपने ज़हन पर जोर डालने लगी। फिर उसे मज़ीद कुछ याद आया। हरम को मज़ीद शर्मिंदगी ने घेरे में ले लिया। बहराम हरम के सामने बैठा उसके चेहरे के एक एक तासर को देखने लगा, जो इसे साफ बता दे रही थी वो इस वक्त क्या सोच रही होगी। बहराम ने आहिस्तगी से हरम के गोद में रखा हुआ इसका हाथ थामा, जो अब ठंडा नहीं था बल्कि बुखार की हिद्दत से बुरी तरह चल रहा था। वैसे करना भी ज़रूर था, मेरा मतलब है तुम्हारी कंडीशन को देखकर मुझे लगा कि बहराम मजीद वजाहत देता हुआ बोला, मगर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हरम ने शिकवा भरी नज़र बहराम पर डालकर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर तुम समझ रही हो मैंने तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाया तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब वैसा भी कुछ नहीं हुआ। बहराम की बातें मजीद हरम का चेहरा सुर्ख हुआ। आप मुझे मेरे चचा के हाथ छोड़ आए। हरम ने बहुत मुश्किल से बोला गया, उसका गला बैठ चुका था, आवाज़ भारी हो चुकी थी। किस लिए जाना तुम्हें अपने चचा के घर? जिया की सुबह से अब तक 3 बार कॉल आ चुकी है। तुम्हारी तबीयत का सुनकर उसने मुझे अब तक कितनी बातें सुना डाली। तुम्हारे खातिर आज मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, सिर्फ तुम्हारे लिए सुबह से यहाँ मौजूद हो। और तुम अपने चचा के यहाँ जाना है, खामोशी से यहीं रहो। वेजिटेबल सूप मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया, लेकर आ रहा हूँ। इसे पीने के बाद मेडिसिन दूंगा, फिर तुम जिया से बात कर लेना ताकि उसे भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर तसल्ली हो जाए। बहराम उससे दोस्ताना लहजे में बात करता हुआ बोला, शायद इस तरह वो अपने अंदर का गिल्ट ख़त्म कर रहा था।
नहीं, ना ही मुझे सूप पीना है, ना ही कोई मेडिसिन लेनी, मुझे सिर्फ़ अपने चचा के घर जाना है। वो बहराम का कल रात का रवैया याद करती, उसके दोस्ताना लहज़े को खाते में न लाती। दोबारा बोली तो हरम की बात सुनकर बहराम के माथे पे बल पड़ा। क्या तुमने अपने चचा के घर जाने की रट लगा रखी है? जो तुम्हारी उस घर में हैसियत है, उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया हूँ। मैं वलीमे वाले दिन तुम्हारी चची की बातें सुनकर अपने सर से बोझ उतारने पर वो कैसे शुक्र अदा कर रही थी। बहराम सख्त लहज़े में कहता हुआ बेड से उठा। आपकी नज़र में जो मेरी हैसियत है उसका अंदाज़ा भी मुझे कल रात से अच्छी तरह हो गया है। बल्कि कल रात से ही क्यों, आपने तो शुरू ही दिन से मुझ पर हैसियत वाज़ेह कर दी थी। हरम ज़र्द चेहरे और नम आँखों से बहराम को देखती हुई बोली। तो एक पल के लिए बहराम उसकी बात पर लाजवाब हो गया। माना कि नुज़रत चची ज़बान की तल्ख़ है मगर दिल की इतनी भी बुरी नहीं। हाँ, थोड़ी बेहिस है, अपने लफ्ज़ों से कभी-कभी दिल दुखा जाती है और इन्हें एहसास भी नहीं होता। लेकिन आप तो पूरे के पूरे बेरहम हैं, दिल को दिखाने के साथ-साथ आप दिल तोड़ने के फ़न से भी वाकिफ़ हैं और ये काम आप बहुत निहायत खूबसूरती से अंजाम देते हैं। हरम अपने दिल की भड़ास निकालने के साथ मज़ीद आँसू बहाती दिल का ग़ुबार भी निकालने लगी, तो बहराम चुप करके खड़ा हुआ उसे आँसू बहाता हुआ देखने लगा। हरम अपनी आँखों से आँसें पोंछती हुई मज़ीद बोली, अम्मी अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद मालूम हुआ असल दुनिया क्या है। रिश्तों की असल हकीकत का आपको भी तभी पता चलता है जब आपके माँ-बाप दुनिया में नहीं रहते। मगर शौहर और बीवी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी मैं। अपने अब्बू अम्मी को, खाला और खालू को, चचा चची को हमेशा एक-दूसरे की इज़्ज़त करते, कदर करते देखकर यही ज़हन में आता है ये रिश्ता काफ़ी मुअत्बर होता है। मगर आपसे शादी के बाद आपने मुझे इस रिश्ते की असल हकीकत बता दी। इज़्ज़त और कदर तो बहुत दूर की बात है, आपने तो ज़रा लिहाज़ नहीं किया। पूरी रात में बारिश और सर्दी में आपके खौफ से खड़ी रही। इस तरह का सलूक तो कभी नुज़रत चची ने भी ना किया था मेरे साथ। बोलते-बोलते इसका गला दुखने लगा, रोने में शिद्दत से अंदाज़ा हुआ तो बहराम ने हरम की तरफ अपना कदम बढ़ाकर बेअख्तियार उसे बाहों में लिया। सॉरी, रियली सॉरी। कल रात जो हुआ वो मेरे गुस्से का अमल था। आई प्रॉमिस मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम सारी रात बाहर सर्दी में खड़ी रहती। बहराम बेड पर बैठी हुई हरम को बाहों में भरकर उससे मुआज़त करने लगा, जो रोने के साथ-साथ उसकी बाजों में अब सिसक भी रही थी। क्यों अंदर लेकर आए आप मुझे? नफ़रत है ना आपको मेरे चेहरे से, तो वही सर्दी में मर जाने दिया होता। वो सिसकती हुई ही बोली तो बहराम ने उसे मज़ीद अपने बाजों में भर लिया। अच्छा रो मत प्लीज़, ख़ामोश हो जाओ, पहले ही बुखार हो रहा है, अपने चचा के घर जाना चाहती हो, कल तक तबीयत में बेहतरी आएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे चचा के घर छोड़ आऊँगा। बहराम उसको बहलाता हुआ बोला, चचा के घर जाने से पहले मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। अब्बू अम्मी याद आ रहे हैं बहुत। हरम अपने आँसू साफ़ करती हुई उसके एहसास से निकलती हुई बोली तो बहराम का उसका चेहरा देखता हुआ बोला, ठीक है जहाँ बोलोगी वहीं ले चलूँगा, अब रो मत, मैं सूप लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। बहराम उसके आँसू साफ़ करता हुआ बोला और कमरे से निकल गया।